बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुनो पाकिस्तान, आपका फेवरेट शो, मनपसंद शो लेकर हम हाजिर हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक है, जिसके हवाले से हम दुआ गो हैं कि जी आज का दिन जो है बड़े ही बाबरकत दिन है। और जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं, एक सानहे के बाद दूसरा सानहा हो जाता है, तो खुदारा कोई इंतज़ामिया हरकत में आए। जनाब मुझे कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब अस्सलाम वालेकुम और जुमे का दिन बहुत बहुत आपको मुबारक हो और आपके लिए ढेरों खुशियाँ और बरकतें लेकर आए। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अफसोसनाक जो सानहात हैं वो सिलसिलावार पेश आ रहे हैं। और यूँ लगता है कि जिस तरह लाहौर को तो नज़र ही लग गई है। काना का वाक़या पेश आया, बागबानपुरा में क़यामत टूटी, DHA में ख़वातीन से, गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और पंजाब के दिल लाहौर में इस वाक़े का पेश आना, और इस हवाले से भी जनाब आपको अपडेट शेयर करेंगे। बागबानपुरा में जनाब छत गिरने से एक 10 साला तालिब इल्म अबू बकर कल के रोज़ ज़िंदगी की बाजी हार गया। आखिर मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को कब अहमियत दी जाएगी, मुजरिमाना गफलत कब ख़त्म होगी, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे पाक भारत ट्रैक 2 सिफारतकारी की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान और भारत से 100 से ज़ायद शहरियों ने दोनों वज़राए आज़म को अमन का ख़त लिख दिया। क्या मोदी सरकार के जंगी जुनून और हट धर्मी के होते हुए खित्ते में वाकई अमन मुमकिन है? पाकिस्तान की कौमी डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का मुसवदा तैयार हो गया है। इससे जुड़े खुद खदशात भी आपके सामने हम रखेंगे। और इसके अलावा क्या एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी से इंसान को बूढ़ा होने से रोका जा सकता है, इस पर भी माहिरीन की राय जानेंगे। और इसके साथ साथ जहां साइंस उम्र रोकने के दावे कर रही है, वहीं मानसून की बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से मुल्क में जी 11 जानें जा चुकी हैं और ग्लेशियर्स पिघलने का हाई अलर्ट जारी हो चुका है। ये स्पेल कितना ख़तरनाक हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि टिकटॉकर अली हैदराबादी ने अहलिया को लाइव वीडियो पर तलाक देकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। क्या डिजिटल दौर में मुकद्दस रिश्ते अब सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ का कंटेंट बनकर रह गए? और इसके साथ साथ हमारी कौन सी रोज़मर्रा की गलतियां हैं जो हमसे ज़िंदगी का सुकून छीन रही हैं? और नमाज में वसवसों से लेकर बेचैनी ख़त्म करने के वज़ाइफ भी आपको आज के शो में बताएंगे। तो आपने सुनो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना है। और अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो आप सोशल मीडिया पर जाकर दोबारा से उसको देख भी सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। बिल्कुल जी। और अभी अगर हम देखें तो कहना कि बच्चों का गम कम नहीं हुआ था कि बागबानपुरा के एक निजी स्कूल में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरने से 10 साला तालिब इल्म अबू बकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। समर कैंप के नाम पर जारी इन सरगर्मियों के दौरान तामीराती काम का क्या जवाब था, ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर वालिदैन के दिल में है। गुज़श्ता चंद दिनों आने वाले ये दो बड़े हादसात हुकूमती निगरानी के कमज़ोर निज़ाम का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल उज़ैर, और अलमिया ये है कि जब स्कूल जैसी जगह पर तामीराती काम जारी हो और वहाँ समर कैंप के नाम पर बच्चों को भी बुला लिया जाए, तो ये महज हादसा नहीं बल्कि एक मुजरिमाना गफलत है। और कहना सहने के बाद ये उम्मीद थी कि जी इंतज़ामिया जाग जाएगी, लेकिन लगता है कि कीमती जानों का ज़िया भी हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस वक्त जाए वकुआ पर क्या सूरत हाल है? क्या स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ फौरी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया? जी बिल्कुल जी, ये सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या बागबानपुरा का इलाका है, नसीराबाद कहलाता है, जहाँ पर ये गुज़श्ता रोज एक स्कूल की जो है वो छत गिरी और ये लेंटर डाला जा रहा था तीसरे फ्लोर पे कि वो लेंटर खस्ता हाल था। और कहा यह भी जा रहा था कि 5 दिन पहले जो है दूसरे फ्लोर का लेंटर डाला था और अभी तो वो पक्का ही नहीं हुआ और उन्होंने कच्चा ही खोल दिया, जिसके बायस जो दूसरी मंजिल का जो मलबा था वो पहली बार गिरा और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। तो अगर वो भी नीचे भी गिर जाता तो वो जाहिर सी बात है जो 70 से 80 लोग थे वो इंसानी जानों का ज़िया हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि वो बच गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वाकया जो है बड़ा ही एक दिलखराश वाकया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पहले हुआ कहने वाला वाकया जिसमें 14 बच्चों की जो है जान बक हुए, फिर इसके बाद अब ये बागबानपुरा का जिसमें एक बच्चा जो 7 साल का है अबू बकर उसकी हलाकत हुई। तीसरा वाकया सिटी रायगंज में रात को हुआ जहाँ छत गिरी और उसमें भी एक हलाकत हुई। तो ये एक के बाद दो, दो के बाद तीसरे ये वाकया जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। तो अब ये बागबानपुरा में जो हुआ ये भी एक तरह से क़यामत सुरगा का मंजर है कि उनकी
जो वालिदा वालिद बच्चे को देख के जब उन्होंने पता चला कि ये नीचे आ गया, तो उसके बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमें, रेस्क्यू 112 और जो ईजी एम्बुलेंस, मुकामी जो पुलिस है, उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और फौरी मलबा हटाने का जो काम शुरू किया, जिसके बाद 4 जो अफराद थे वो भी मलबे तले जख्मी निकाले गए, जिनमें मजदूर भी थे, ठेकेदार भी था और 1-2 जो लोग गली से गुजर रहे थे वो भी मलबे के नीचे आके जख्मी हुए। तो 4 बंदों को जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरा आज में मिर्जा रमजान, हमें ये भी बताइएगा कि जो 4 लोग हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और ज़ेरे इलाज भी हैं। ये जो तामीराती काम चल रहा था, क्या इसका कोई बाकायदा इजाज़तनामा जो था वो मौजूद था? LDA या फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इजाज़तनामा लिया गया था? और समर कैंप के दौरान ये कंस्ट्रक्शन का काम करने की इजाज़त आखिर किसने दी? देखिए जी, ये तो पहली बात तो ये है कि ये 25 साल से रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी तो इजाजत ली ही नहीं गई, ठीक है। और तीसरी बात है कि जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, आया उस वक्त उन्होंने जो शालीमार टाउन है, TMO, उनको भी तो नोटिस दिया था कि हम ये करना चाहते हैं, इसका भी कोई नहीं था। फिर तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अब जब आप तामीरात करते हैं तो सबसे पहले नीचे से हर चीजें ये वो खाली करवा लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार मैं आपको बताऊं, इसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो FIR में लिखा गया है। अच्छा, जो सरकार की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से, राय मोहम्मद अशरफ की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है, जिसमें दफात लगाई गई है 322, 337H, उसमें ये वाजिया लिखा हुआ है कि ये नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और जो लेंटर खोला गया वो 5 दिन के बाद खोला गया, जबकि वो कच्चा था। और उससे 1 रोज पहले बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, तो लेंटर जो है वो नीचे गिरा, मटेरियल नाकिस था। और आपको पता है 5 दिन में कौन सा लेंटर खोला जाता है, ये भी एक इनकी गफलत, लापरवाही है ठेकेदार की। अब क्योंकि जो ओनर है नाजिया रिजवान, गुज़श्ता रोज से उसको हिरासत में लिया हुआ है, उससे तफ्तीश का अमल भी जारी है। दूसरा जो ठेकेदार है हाजी मोहम्मद अशरफ उसका नाम है, वो भागा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे रमजान, चले इन्होंने इजाजत नहीं ली तो इंतजामिया ने भी जहमत गवारा नहीं की कि कोई अफसर जो है यहाँ पर जो को फील्ड के अफसरान है, अमला जो है वो निकले हो अपने ठंडे दफातर से और जाके कोई चेक किया हो? पूरा निज़ाम होता है इलाके में इनका, इनको पता होता है कहाँ पे क्या काम चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन देखें कि अब ये कि इंसानी जान, बच्चा जो 7 साल 8 साल जिसकी एज है, उसकी जान का ज़िया हो गया, अब जिम्मेदार कौन है? इतना देखें, आपके कम से कम आप जब तो मिर्जा रमजान बेग, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, किन की पकड़ धकड़ हो सकी है, कौन जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? और अगर जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि तामीराती काम जारी था, तो इसकी टेक केयर कौन करता है जिस तरह से? और ये भी आपने बताया कि ये रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो अभी तक किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया था इस हवाले से? मैं कहता हूँ कि उन्होंने कल एक नोटिस जारी किया कि हमने इनको एक नोटिस जारी किया हुआ था कि आपकी ये जो छत है ये खस्ता हाल है, तो वो नोटिस भी हमने कल दिया और उस पर वाजिया लिखा हुआ था कि अभी तमीज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किया। जब नोटिस मिल जाता है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से उनको करना ही चाहिए था। और ऊपर से आपने समर कैंप लगा दिया, 80-90 बच्चे थे वो यहाँ पर थे। फिर इसके अलावा जो रास्ता बड़ा कंजस्टेड है, छोटी छोटी गलियां हैं, आगे जाके स्कूल है, हम भी बाहर मेन पे करे हैं, गाड़ियां तो अंदर जा नहीं सकती। लेकिन वो इतना कंजस्टेड एरिया, कल भी इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ा अमदादी टीमों को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप एक नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल नाकिस मटेरियल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इदारे क्या कर रहे हैं? इदारों को मुतहरिक होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं हमारे सामने रखी। और वाकई उज़ैर, हम जिस तरह से देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में स्कूल बना लेते हैं, इस हवाले से भी कोई इंतजामिया को पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई हुकूमतों को पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई वाली वारिस ही नहीं है लाहौर का, मतलब जिसका दिल करता है कोई एकेडमी खोल लेता है, जिसका दिल करता है कोई स्कूल खोल लेता है और कंजस्टेड जगहों पे आप सही कह रही हैं, तंगो तारीख गलियों में, और फिर बिल्डिंग्स भी इस तरह के, हवा का भी दखल नहीं है, वेंटिलेशन का कोई निजाम नहीं है, वॉशरूम है तो वो
اتنی بری حالت میں ہے کہ بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی واش روم جو ہے وہ یوز کرنے ہیں جو کہ ناقابل استعمال ہوتے ہیں. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں صفائی ستھرائی کی بھی صورتحال جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس طرح کے پھر حادثات پیش آ جانا, اس میں پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مام آپ نے نوٹ کیا ہوگا انتظامیہ بڑی ایکٹیو ہے جی, انہیں پتہ چل گیا بلڈنگ کا مٹیریل بھی ناقص ہے جی, انہوں نے لینٹر بھی جلدی کھولا ہے, ساری باتیں پتہ چل گئیں. یہ نہیں پتہ چلا کہ جناب یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اور سمر کیمپ نیچے لگا ہوا ہے, 70-80 طالب علم نیچے موجود اور ہیں. عزیر اس سارے سسٹم میں ہم دیکھیں نا تو تعلیمی نظام میں بھی بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کا بھی اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ گورنمنٹ جو سکول ہوتے ہیں ان کو اتنا اچھا بنائیں, فیسیلیٹیٹ اچھے طریقے سے کریں, تمام بچوں کو ایکول رائٹس کے ساتھ ایکول ٹریٹ کیا جائے تو پھر اچھی چیز ہو سکتی ہے نا. ورنہ یہ گلی محلوں میں اس طرح کھولیں گے لوگ, کم فیسوں پر اپنے بچے کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے آپ نے بالکل روٹ کاز جو ہے وہاں وہ ڈسکس کی ہے کہ جب سرکاری اسکول ہی نہیں بہتر تو پھر تو بچے یہیں پہ جائیں گے نا. وہ جو سرکاری اسکول موجود ہیں وہاں بھی میں آپ کو بتا دوں ان کو بھی پرائیویٹائز کرنے کے لیے نکلے ہیں, تو وہ اس کے بعد پھر صورتحال کیا ہوگی. ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی کلاس سسٹم اس طرح سے نہیں ہے, جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سارے بچے ایک ہی طرح سے حاصل کر رہے ہیں, ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں. میئر کا بچہ بھی وہیں پر جا رہا ہے جناب, اور عام لوگ بھی جو ہے وہ وہیں جا رہے ہیں. تو پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے اور برابری کا نظام جو ہے وہ ہوتا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ سارے سانحات اور واقعات کے بعد کوئی انتظامیہ کے سر پر کوئی جوں رنگے, کوئی حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائے, تعلیمی نظام میں ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے کہ ہر کسی بچے کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, تعلیم کا نظام ایکول ہوگا تو پھر شاید یہ سسٹم رکے گا. گلی محلوں میں اسکول کالجز بنا لیے اگر تو ان پر بھی چیک کر لیں, اگر یہ نہیں کر سکتے نا تو پھر ان پر چیک رکھنا شروع کر دیں جنہوں نے یہ گھروں میں جو اسکول بنائے ہوئے ہیں. خدارا بچہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز یہ ایک واقعہ ہوتا ہے دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے اور انتظامیہ حرکت میں نہیں آتی. اب ہماری اپیل ہے اس شو کے توسط سے کہ خدارا کوئی ایکشن لے لے, اس سے پہلے کہ کوئی اور سانحہ ہو پھر ہم ڈسکس کر رہے ہوں. انصاف ملنا چاہیے جی, ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا اب حکومت کی ذمہ داری, دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پر ہوتا ہے. پروگرام میں خیر آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی بات کر لیں تو اپریل 2025 کے شدید تنازع کے بعد سے تاریخ کے تلخ ترین دور سے گزر رہے ہیں. اس جمود کو توڑنے کے لیے دونوں ممالک کی 100 سے زائد ممتاز شخصیات نے پاک بھارت وزرائے اعظم کو ایک مشترکہ خط لکھ کر تمام تسویہ طلب جو مسائل ہیں ان پر جامع اور بامعنی مذاکرات کا دوبارہ آغاز کرنے کی اپیل کی ہے. جہاں پاکستانی دفتر خارجہ نے امن کے لیے کسی بھی مثبت بین الاقوامی ثالثی کا خیر مقدم کیا ہے, وہاں نئی دہلی میں مودی سرکار نے ایک بار پھر سے جی امن کی اس کی کوشش کو ہمیشہ کی طرح مسترد کیا. دیکھیں ان کا کاروبار ہی اسی پہ چلتا ہے اور حکومتیں بھی اسی طرح ان کو حاصل ہوتی ہیں. اور حیرت کی بات یہ کہ ایک طرف قطر, بینکاک اور کولمبو میں غیر سرکاری ٹریک 2 ملاقاتوں کی خبریں گرم ہیں, تو دوسری طرف مودی سرکار آپریشن سندور اور پہلگام حملے کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدے جیسے عالمی معاہدے کو معطل کیے بیٹھی ہے. اور نظر یہی آتا کہ مودی حکومت اپنی داخلی سیاست چمکانے کے لیے مسلسل پاکستانی مخالفت کا چورن بیچنا چاہتی ہے. کیا انڈیا کا یہ سخت رویہ خود اس کے اپنے وجود کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی پر دفاعی اور سفارتی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود معروف ماہر دفاعی امور ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. اعجاز صاحب ویلکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان اور بھارت سے 100 سے زائد دانشوروں نے امن کا خط لکھا, مگر بی جے پی نے اسے فوری طور پر مسترد بھی کر دیا. مودی سرکار کی اس ہٹ دھرمی اور مسلسل پاکستان دشمنی کی پالیسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کی ذمہ داری؟ بہت شکریہ جی. السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کے مارننگ شو کے ناظرین کو بھی. دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کی ہے اور اس چیز پر بائی لیٹرلی اور دنیا کے تمام فورمز پہ اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جو ہمارے درمیان تصفیہ طلب معاملات ہیں اس پر باہم بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی جائے اور آگے کا کوئی روڈ میپ بنایا جائے, تاکہ یہ خطہ جو ایک طرف دنیا کی بہت بڑی آبادی کا ملک ہے, یہ پورا برصغیر جو ہے, اور دونوں ملکوں کے اکنامک جو ہے مسائل ہیں. الحمدللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں اگر آپ اس کو بھارت سے کمپیئر کریں. بھارت میں غربت, بھارت میں جو ان کے عام آدمی کے لیے رہنے کی جگہیں, ان کے سینیٹیشن, واٹر سینیٹیشن کے مسائل,
यानी वो सारी दुनिया को पता है। जी तो अगर भारत अपने अवाम के लिए अच्छा सोचे तो पाकिस्तान जो ऑलिव ब्रांच हमेशा एक्सटेंड करता है, भारत को इसको वेलकम करना चाहिए और आपस में बातचीत करने का या बातचीत का आगाज करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप कोई कमजोरी दिखा रहे हैं। जी देखिए हमेशा जितने भी मुल्कों के दरमियान जंगें भी हो जाएं, जंगे अजीम भी दो हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली मसाइल का हल मुआहिदों की पासदारी में बिल्कुल ऐसे ही। और जो है ना मुज़ाकरात में होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो भारत जो अपने आप को दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी और एक सेकुलर रियासत के तौर पे वो प्रोजेक्ट करता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो चैंपियन था, वो सारी चीजें जो है ना वो अब किताबों में ही रह गई हैं। बिल्कुल एजाज साहब, किताबों में ही रह गई हैं। और वही हमेशा से जो हम कहते आ रहे हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। शायद भारत को यही लगता है कि जब कोई इस तरह की बात होगी तो पता नहीं वो कमज़ोर पड़ जाएगा या हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। और जिस तरह से आपने भी कहा कि मुज़ाकरात या मुआहिदों पर ही मामलात हल होते हैं, और अगर कोई मुआहिदा हो भी जाए तो खैर भारत तो मानता भी नहीं है। मई 2025 की अगर हम बात कर लें तो दोनों ममालिक के दरमियान जो शदीद फौजी तनाज़ा हुआ, उसके बाद से अब तक दोनों अफवाज की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? क्या इंडिया अब भी सरहदों पर मुहिम जोई कर सकता है, आपको लगता है? देखिए जब तक इस मसले की जो बुनियादी वजूहात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, जब तक भारत की हुकूमत में ये मुहिम जोई का इंटेंट रहेगा, जंग का खतरा हमेशा रहेगा। सही। देखिए आप जंग के बाद सीज फायर के बाद एक दरमियान में एक वक्फा, यही पैटर्न है। हम 3-4 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और इसके अलावा स्टैंड ऑफ हुए हैं और हम एक मुसलसल नो पीस नो वॉर सिचुएशन में हैं। अगर आप हम जो पाक भारत बॉर्डर्स के जो नॉर्थ से आप शुरू करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट में सियाचिन एक एक्टिव बॉर्डर है, वो बिल्कुल जंग है वहां पे हर वक्त। फिर एलओसी के ऊपर अगरचे सीज फायर है लेकिन वहां पर भी भारत की तरफ से दरअंदाजियां होती रहती हैं। बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 4 बार हम आपस में लड़ चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये समझने की जरूरत है कि ये टेंशन जो है ये सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं है, ये 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट है। और किसी भी वक्त गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अगर किसी रियासत की परसेप्शन में उनके थ्रेशोल्ड्स जो है वो मीट हो जाते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत की तबाही नहीं होगी, ये दुनिया के 1/3 आबादी इससे मुतासिर होगी। बिल्कुल। तो हम इसलिए हम तो अपने तौर पे हर जगह ये जो है पॉइंट रेज करते हैं कि कश्मीर का मसला है, उसको भारत लेके गया अक़वाम मुत्तहिदा में। हमने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की जो 15 के करीब रेजोल्यूशन है उसकी पासदारी कीजिए, हमें वो कबूल है। उन्होंने 72 में सिमला एग्रीमेंट में इसका तशख़्ख़ुस चेंज कर दिया कि जी ये अब इंटरनेशनल नहीं, ये बाईलैटरल इशू है। हमने वो भी मान लिया कि अगर ये बाईलैटरल है तो आइए आपस में बैठ के बात करें। लेकिन 2019 में उन्होंने यूनिलैटरली उसको उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और अब वो कहते हैं बिल्कुल एजाज साहब, हमने देखा कि जिस तरह कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के मामले पर मनमानियां भारत करता आया है और इसी तरह सिंधास मुआहिदा भी एक तरफा तौर पर भारत ने मअतल किया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। और जो देख रहे हैं कि मुसालत कराना भी चाहते हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्करा किया था, तो फिर उन्हें बोन ऑफ कंटेंशन जो है, जो मसाइल हैं, जो रूट कॉज है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि दोनों ममालिक जो हैं वो एक बेहतर हमसाये के तौर पर रह सके। सर हम देखें तो पाकिस्तान हमेशा से ही अमन का ख्वाह है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह किया कि वो अमन के लिए अमरीकी या किसी भी आलमी बरादरी की सालिसी का खैर मकदम बिल्कुल करेगा, जबकि इंडिया जो है वो किसी भी तीसरे फरीक की जब शमूलियत होती है तो फौरन टेबल छोड़ के भागता है। आखिर आप क्या समझते हैं कि इंडिया क्यों आलमी बरादरी का सामना करने से कतराता है? देखिए
कोई भी फ्रीक, ये दो इंसानों की बात हो, दो ग्रुप्स की बात हो, दो मुल्कों की बात हो, जो फ्रीक अपने पास अपने मौकफ के लिए एविडेंस जिसके पास होता है, जिसको इंटरनेशनल लॉज की प्रोटेक्शन होती है अपने मौकफ के लिए, जैसे पाकिस्तान के केस में वो कश्मीर का मसला हो, वो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हो, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला हो, हमारे पास इन तमाम चीज़ों के शवाहिद मौजूद हैं। हम मुतअद्दिद बार डोजियर्स फराहम कर चुके हैं, और अब भी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हमारा केस इन तीनों चीज़ों के लिए इंतहाई मजबूत है। तो जो फ्रीक आमादा ना हो मुज़ाकरात की मेज पे बैठने पे, वो जाहिर करता है कि उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई सब्सटेंशियल आर्गुमेंट नहीं है। अगर आपके और मेरे दरमियान कोई बात हो, अगर मेरे पास किसी चीज का मुनासिब सबूत है, तो मैं क्यों झिझकूंगा आपसे बात करने के लिए या किसी सालिस की बात मानने के लिए। दुरुस्त। तो ये तो रवैया जो है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, और ये इस खित्ते के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये इस खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल एजाज साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि मुआहदे तो तभी माने जाए, मतलब खिलाफ वर्जी हो रही है जब मानना ही नहीं है तो उन्होंने बैठना क्यों है, और जब अगर बैठ भी जाएं तो वो फिर मानते भी नहीं है, यही सारी सूरत हाल रहती है। अच्छा, खित्ते पर इंडिया की सबसे जो बड़ी इंटेलिजेंस है वो रॉ के साबिक सरबरा AS दुल्लत के हवाले से अगर हम बात करें तो दस्तखत मौजूद हैं, जो कहते हैं कि जी बातचीत के अलावा दोनों मुल्कों के पास कोई और रास्ता नहीं। तो क्या BJP के होते हुए भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की अप्रोच में कोई तब्दीली मुमकिन है? जी मैं नहीं समझता जी, क्योंकि उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो इंतहा पसंदी, पाकिस्तान बैशिंग, मुसलमान बैशिंग और माइनॉरिटी बैशिंग के ऊपर जो है वो उसका कंस्ट्रक्ट है। तो अगर वो ये चीजें छोड़ देंगे तो उनका तो अपना वोट बैंक जो है ना वो बिखर जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट, अगरचे ये बात कोई मुनासिब नहीं है कि हम पेसिमिस्ट कमेंट दें, लेकिन जब तक ये पार्टी जो है, क्योंकि ये पार्टी बुनियादी तौर पे RSS की एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन है, तो हम उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहां से हमारी आज की गुफ्तगू शुरू हुई, ये जो एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, ये एटलीस्ट लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं दोनों तरफ बॉर्डर के, वो जाहिर करती है, और ये खुशाइंद बात है कि हुकूमतें जो चाहें प्रायोरिटाइज करें, पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए जो चाहें तायुन करें, लेकिन एटलीस्ट दोनों तरफ की जो इंटेलिजेंसिया है, जो दोनों तरफ का इंटेलेक्चुअल लोग हैं और माशरे के जो ओपिनियन मेकर हैं, कम अज कम उनके दिल में कोई इंसाफ और आवाम से मोहब्बत, और बिल्कुल जो दोनों साइड के लोग हैं जो सेन माइंडेड हैं और ज़्यादातर यही हैं, वो चाहते हैं कि अमन हो, ये लड़ाई झगड़ा जो है ये अब ख़त्म होना चाहिए और हमें अपनी मईशत पर फोकस करना चाहिए, लोगों की जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल आपने दुरुस्त की, हम भी देखते हैं कि लोग जो है वो अमन चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या भारत के अंदर मौजूद है, लेकिन ये भारत की सियासी क़यादत ही है और उनके जो हम देखते हैं कि आला अफसरान भी हैं, उनका ये माइंड सेट है, रॉ का ये माइंड सेट है कि किसी ना किसी तरह नफरत को हवा दी जाए। आपने देखा होगा माम, दिलजीत ने भी कितने दुखी दिल के साथ ये बात की कि वो लाहौर आना चाहते हैं रिसेंटली, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया दबे लफ्जों में कि मसाइल क्या हैं और अगर मैं गया तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। लेकिन खूबसूरत बात ये कि उज़ैर, जितने भी ये सरहदों के पार फनकार हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर फिर भी मिल लेते हैं, उनकी दोस्तियां भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, अच्छे न्यूट्रल वेन्यू पे मुलाकात हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे वेन्यू पर मुलाकातें भी करते हैं। तो ये जितनी भी बंदिशें लगा दें, वही वाली बात है जिस तरह से कहते भी हैं कि अगर आपका टैलेंट है तो टैलेंट की कोई सरहद नहीं है और लोग मिलना चाहते हैं, लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, सराहते भी हैं, लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार तो कभी बाज नहीं आएगी, उसका तो एजेंडा यही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आपने नुकसान पहुंचाना है और जब आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका बदला आप देख ही लेंगे। और हम ऐसे लोगों को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आप ठीक है सरहदी लकीर जो है जरूरी है, खींच दी जाती है, लेकिन जनाब जब आपकी बोली एक जैसी हो, जब आपका रहन सहन तकरीबन एक जैसा हो और आपका आप देख लें कि चाहे आप बात कर लें कि कद काठ आपके फीचर्स जो हैं वो एक तरह के मिलते हो, तो इसके बावजूद आपका इस तरह से लोगों को
अलग करना, तकसीम करना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि जनाब जो फनकार हैं उनको आज़ादाना तौर पर आना जाना चाहिए बॉर्डर के आर पार भी, लेकिन भारत में हम देखते हैं कि जनाब बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। जो कोई इस तरह की कोशिश करता है, चाहे वो शोबिस से है या सियासत से है, उसको निशान इबरत बना दिया जाता है। निशान इबरत बना दिया जाता है, फिर अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। खैर हम दुआई कर सकते हैं कि भारत भी कोई होश के नाखून ले और मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा जवान और चुस्त रहना हर इंसान की दरीना ख्वाहिश रही है। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता और ये बात सच है, लेकिन वक्त की बेरहम रफ्तार के सामने सब बेबस नज़र आते हैं और एक ना एक दिन इंसान ने बूढ़ा होना ही होना है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आलमी सतह पर एंटी एजिंग मार्केट इस वक्त $70 अरब से बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान में भी रीजनरेटिव मेडिसिन का रुझान जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और जदीद साइंस खुसूसन स्टेम सेल्स थेरेपी अब ये दावा कर रही है कि हयातियाती बायोलॉजिकल आपकी जो वॉच है उसकी रफ्तार को स्लो डाउन किया जा सकता है। सवाल ये कि क्या ये इलाज वाकई कारआमद है या सिर्फ ये पैसे का ज़िया है। एंटी एजिंग के हकाइक और ज़हनी तनाव के असरात पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के मायना स्टेम सेल्स और एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद काजी साहब। प्रोफेसर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर यकीनन हर कोई चाहता है कि एजिंग ना हो, बूढ़ा ना हो। तो हमें ये बताइएगा कि इसके लिए जो तरीक़ेकार हैं जो आपके बुढ़ापे के अमल को स्लो डाउन कर रहे हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी, ये क्या है, किस तरह से इंसानी खलियात को दोबारा से ये फ़ाल करते हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपके तमाम नाजरीन को। असल में ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है या स्टेम सेल्स है, ये 1800 के एंड से ये शुरू है। 1900 में इसमें बड़ा काम हुआ, 1960s में बहुत ज़्यादा काम हुआ। 2 कैनेडियन साइंटिस्ट थे, वो माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने सेल को, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे तो उन्होंने कुछ सेल एक्टिविटीज़ को देखा कि कुछ सेल्स ऐसे थे जो जाके जो डाइंग, डिजीज और डैमेज सेल्स थे उनको जाके रिप्लेस कर देते थे। उनको न सिर्फ रिप्लेस करते थे बल्कि वहाँ पे जाके रेप्लिकेट करना भी शुरू कर देते थे। ये 2 इसके मेजर जो हम आगे आके बात करेंगे। तो उन्होंने इस पे जब वो किया तो हर सेल इस तरह नहीं करता, कुछ सेल्स करते हैं। तो उन्होंने फिर उन सेल को फॉलो करना शुरू किया। सही। तो जहाँ पे चूंकि हम एज के साथ जब हम पैदा होते हैं तो आप देखते हैं तो सारे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं। पहले जब ये स्टार्ट भी हुआ तो ये हुआ कि इन्होंने एम्ब्रियो से लेना शुरू कर दिया, जो बेबी था पेट में, उससे लेना शुरू किया। लेकिन फिर जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इस पे वो किया कि ये एथिकल मसला है और ये इनके रिलीजन से मुतसादम है, तो उन्होंने इस पे बैन लगा दी। रिसर्च होती गई तो फिर इस पे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अम्बिलिकल कॉर्ड से लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो जो नाफ से लगा होता है बेबी के और माँ के साथ अटैच होता है। तो इस पे जब किया तो चूंकि उस वक्त जब बन रहे होते हैं तो अब बनते तो हम एक सेल से ना, जो एक स्पर्म आता है, एक एग होती है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में तकसीम होके बाल के मुख्तलिफ सेल्स हैं। सेल तो वो एक था, लेकिन आप देखिए आंखों के मुख्तलिफ है, दिमाग का मुख्तलिफ है, दांतों के, जुबान के, लंग्स, किडनी, हार्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अच्छा, ये एक सेल से किस तरह हुआ? तो ये वो सेल की डिफरेंशिएशन किस तरह हुई, ये तो अल्लाह का कुदरत का वो है कि कितना अल्लाह ताला ने इसमें सिस्टम बनाया है। तो इन्होंने जब ये वो किया तो अम्बिलिकल कॉर्ड से लिए तो उन्होंने देखा कि कुछ सेल, ये सेल ऐसे हैं जो कि आप समझ लें कि प्लूरिपोटेंट या इस तरह, मतलब मैं नाम टेक्निकल नहीं लूँगा, इस तरह के सेल्स हैं जिसको अगर फर्ज कर ले जैसे पानी है, अगर उसको उस बोतल में डाल दिया जाए तो उसकी शेप ले लेगी, अगर कप में डाल दिया जाए तो कप की शेप ले लेगी। तो ये वो सेल्स हैं जब आपकी बॉडी में डाले जाते हैं तो जहाँ वैसे आपकी बॉडी में अंदर भी जब होते हैं तो जब हम वेयर एंड टीयर से गुजर रहे होते हैं ना बचपन से ही, तो वो जाके उसको एकदम रिप्लेस करते हैं। अब आपने सुना होगा कि अगर बच्चा गिरा है पहले तो उसकी हड्डी टूटती नहीं, जी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, जॉइंट्स नहीं टूटते, निकलते नहीं हैं, वो इतने फ्लेक्स हो कि वो उल्टे भी हो जाए तो वो नहीं होता। वो इसलिए कि स्टेम सेल्स ज़्यादा होते हैं। और अगर रिपेयर होती भी है, अगर बच्चे की खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे का हार्ट टूट भी गया है
तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। रिपेयर होता है। सही। इसी तरह एज के साथ 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 जब हम जाते हैं तो एक एज ऐसे आती है, कहती है यार अब हड्डी ना टूटे, वो हड्डी टूट जाए फर्ज करें जोड़ना मुश्किल है। वो जोड़ना, क्योंकि स्टेम सेल्स इतने Stem कम हो cells जाते कम हैं, जी। वो इस्तेमाल हो जाते हैं बॉडी में, तो उसकी एक मिकदार बहुत कम हो ठीक जाती है। है, तो रिपेयर का अमल जो है ना वो अमल नहीं हो रुक पाता। जाता। तो ये असल में बेसिकली ये वो चीज़ है जो बॉडी के रिपेयर में काम करती है। ओके, जबरदस्त। इसके साथ फिर इन्होंने जब ये करना शुरू किया कि भाई ये किस तरीके से, तो 60s में इसमें बहुत ज़्यादा काम ठीक है। हुआ, लेकिन चूंकि बहुत सारे रीजंस हैं और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना फाइनेंशियल रीजन है, ओके। जो माफियाज जी, हैं, जी, जो जी, आपको जी। पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा माफिया है। मेडिसिन खानी ही पड़ेंगी आपको, Medicine। यानी कि जवान रहने के लिए। अब ये है कि उन्होंने इसको रेजिस्ट करना शुरू ठीक कर है। दिया, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, कभी किस हवाले से, तो इनको डिले करते गए जितना कर सकते ठीक हैं, है। जितना कर सकते हैं उसको डिले करते हैं, करते करते, लेकिन चूंकि दुनिया ने आगे निकलना है, तरक्की करनी और है। ख़ास तौर पे जब से ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो अमेरिका है ओनली सुपर पावर रह गया था, और ख़ासतौर पे रशिया के उसके बाद तो बिल्कुल सिंगल पावर रह गया, तो FDA वगैरह ये सारे जितने हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सारी वहाँ की है। वहाँ जी। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो फार्मास्यूटिकल Pharmaceutical, इंडस्ट्री है, जी, इसमें कोई ऐसे। डाउट नहीं है। वॉर इंडस्ट्री से भी ये ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। अब सपोज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, कहते हैं कि अगर एक डायबिटीज़ की टैबलेट, अब डायबिटीज़ की जी। एक टैबलेट जो है ना, अगर उसको ख़त्म कर दे, अगर डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, तो आप उसकी डायबिटीज़ की सिर्फ टैबलेट, आप सोचिए कि $3 ट्रिलियन का उसको नुकसान होगा। अब $3 ट्रिलियन आप सोचिए कि प्रोफेसर आपके साहब, आपने IMF और इनसे ज़्यादा बड़ी की- जबरदस्त निशानदेही की है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये बीमार भी करते हैं और फिर दवाइयाँ भी खिलाते हैं ताकि उनकी ही कमाई हो सके। अच्छा, बेशक। इस थेरेपी की अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लग रहा है सुनने में भी। बुढ़ापे को ये किस तरह से रिवर्स कर सकता सॉरी, है? ये क्या लफ्ज़ कहा? बुढ़ापे को। सॉरी बुढ़ापे को। सॉरी, ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जी जी, अच्छा अच्छा, मैं आई गॉट यू। ओके ओके ओके, चले, अगर रिवर्स करना हो, मतलब हर किसी ने होना है तो होना ही, आपकी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वो तो जवान रहना चाहते हैं, तो ये जो बुढ़ापे का जो अमल है, रिवर्स कैसे हो सकता, किस हद तक ये कर सकती है थेरेपी? ये इससे पहले मैं आपको जवाब दूं, ये मैं जब यूके में, मैं पहले फैशन टीवी के साथ था बहुत अरसे, तो उसके बाद ये शोबिज़ में काफ़ी अरसे से हूँ, आपका कॉलीग हूँ, तो वहाँ पे जब मैं प्रोग्राम करता हूँ या एशियन टीवी पे चैनल्स पे भी करता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता था कि एक 90 साल लड़की, तो 90 years old गर्ल, तो वो कहते थे 90 साल लड़की कैसे होती है, तो मैं कहता था जी बात ये कि लड़की लड़की होती है, हाँ। चाहे 90 की हो या 19 की। जी। मैं कहा हमारे एक बहुत अच्छे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और बहुत अजीज हैं नवाब असलम रईसानी साहब, तो उन्होंने वो कहा था डिग्री होती है। मैंने कहा जी मैं बलूचिस्तान का आदमी हूँ, तो हमारे बड़े हैं बहुत मोहतरम है, उन्होंने कहा था डिग्री होती है, तो लड़की लड़की होती है, चाहे 90 की हो चाहे 90 बस की। यानी कि आपसे खवातीन बड़ी खुश होती होंगी हर उम्र की। इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जी, ठीक है? बिल्कुल। मैं एक और बात मैं नाज़रीन को एक बात कहूँगा जो मेरी काफ़ी फेमस है वेस्ट वर्ल्ड में। मैं कहता हूँ व्हेन यू थिंक यंग, you feel young, यस। you look young, and you behave young. यस, When you think old, you feel old, you look old, and you behave old. जबरदस्त। तो आपको थिंक वो करना चाहिए। When you give up, ओ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फलां Yes, नेगेटिव आपकी yes. जब इस पे हम बड़ा कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम बड़ी बात करेंगे। हमारी हाफ जिंदगी सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अगर आप सिर्फ अपनी सोच बदलें सोच बदल तो गई। आप खूबसूरत बात। यकीन मानिए कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। वही होता है जो आपकी थॉट्स होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोफेसर साहब, हमें ये भी बताइए कि अभी से हम देख रहे हैं कि जैसे ही 30 गुजरा नहीं है तो लोग कोलेजन पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह की भी बड़ी मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं। कुछ चलें स्टेम सेल थेरेपी नहीं करवा रहा, लेकिन वो कह रहा है कि जी कोलेजन अच्छा होगा, स्किन बड़ी अच्छी होगी, हम बड़े यंग रहेंगे। इनका कितना अमल दखल है? और इस तरह की हमें तो चले एक दो पता है, और कितनी चीज़ें जो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, बिग फार्मा की जानिब से फैलाई गई हैं, और कितनी यूज़फुल हैं? असल में ये कि हम इसके जवाब होलिस्टिक तरीके से मैं दूंगा, और मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ। मैं हालांकि ट्रेडिशनल मेडिकल डॉक्टर हूँ,
लेकिन मैं मेडिकल प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ हूँ, मैं मेडिसिन्स के ख़िलाफ़ हूँ। हम मेडिसिन्स के मैं इस पे हम प्रोग्राम्स पे करेंगे, आप मेरे सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आया हूँ ये अवेयरनेस देने के लिए। हर बंदा एक मैजिक पिल मांगता है या एक मैजिक मशीन मांगता है कि आप उसमें से गुजरें, आप स्लिम भी हो जाएं, आप हेल्थी भी हो जाएं, बिल्कुल फला ऐसे भी, ही है। या कोई ऐसी गोली दे दो, पैसे की कोई परवाह नहीं जनाब, अब मुझे कोई दे दे, मुझे बस यंग कर दें। देखिए जी, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो डायरेक्ट वो करे, इसके साथ बहुत सारे होलिस्टिक चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप हेल्थी और लॉन्ग लिविंग रहना चाहते हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको हेल्थी ईटिंग करनी होगी, आपको स्लीप अच्छी करनी होगी, आपको अपनी सोच पॉजिटिव बनानी होगी। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, उसके साथ फिर आपको जो अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड्स वगैरह की वजह से, या जो यूरिया खाद, फास्फोरस वगैरह ये जो हम देते हैं उनकी वजह से, या द वे वी कुक इट, उसमें सारे मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स हम ज़ाया कर देते हैं। तो आपको अगर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो दे विल हेल्प, दे विल डेफिनेटली हेल्प। यहाँ पे हमने आईवी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मैंने यूके में स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे भी मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया। तो आईवी न्यूट्रिएंट्स बाज़ औक़ात आपको यहाँ जो पौधों से नहीं मिलते, ठीक है, तो उनकी वजह से आपको लेने पड़ते हैं। यस, दे हेल्प, स्टेम सेल्स विल डेफिनेटली हेल्प। वो आपको देखिए, अब हम उस एज में आ गए हैं। अगर आप देखें, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, वो इस वक्त एज रिवर्सल में काफ़ी आगे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं हमारे, स्टेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स भी कामयाब हो गए, अब फाइनल स्टेज में है। और मैं आप लोग के तवज्जुह से नाज़रीन को ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.5-2 साल में एज रिवर्सल की जो ट्रीटमेंट है वो कमर्शियली अवेलेबल होगी। ये इतना वो किया जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास हैं कि ये कर दें और मैं उसको एकदम से आपको कोई चीज़ दे दूं या इंजेक्शन दे दूं या स्टेम सेल दे दूं कि ये स्टेम सेल लगा दिए। जादुई गोली नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है कोई इसका। हाँ, यस, वी कैन रिवर्स, बट आपने बाकी चीज़ें भी करनी होगी। मतलब इसके साथ और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल भी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त, और जितनी जनाब मुझे समझ आई है, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि दिल होना चाहिए जवां, उम्र चकी रखिए। ये और डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम अपने हिस्से का काम करेंगे, लेकिन आपके हिस्से का भी बहुत सारा काम है। सोच को पॉजिटिव रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसका जनाब हम हमेशा से अलम बुलंद करते आए हैं और उसका प्रचार भी करते आए हैं। तो जनाब यही वो ट्रैक है जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हैं और एज को रिवर्स भी कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। नाज़रीन, डिजिटल दौर में डेटा को देखा जाए तो जनाब कहा जाता है कि ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में जो शहरियों का ज़ाती डेटा है हमेशा से गैर महफूज और इदारों की सवाबदीद पर रहा है। अब पहली बार वजारत IT ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए कौमी डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का मुसवदा तैयार किया है, जिसके तहत नादरा FIA और दीगर इदारों के पास मौजूद अवामी डेटा अब महकमों की मिल्कियत नहीं बल्कि अवाम की अमानत होगा। और ये फैसला जनाब अब देखते हैं कि कब तक इम्प्लीमेंट होता है। ज़बरदस्त। और इस पॉलिसी के तहत शहरियों को ये कानूनी हक मिलेगा कि वो अपनी मालूमात के इस्तेमाल पर नज़र रख सकें, बच्चों का डेटा महफूज हो। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हमारा अफसरदा सरकारी निज़ाम जो है इस जदीद तरीन डिजिटल तब्दीली के लिए तैयार है, इसमें क्या बड़े चैलेंजेस हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामवर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद असदुर्रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, हुकूमत की इस मुजवजा कौमी डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को आप पाकिस्तान की डिजिटल तारीख में कितना बड़ा संग मील समझते हैं, और अगर हम इसका मुआवजना यूरोपीय यूनियन के GDPR के से करें तो क्या ये पाकिस्तानी शहरियों को प्राइवेसी दे सकता है उस हद तक? पहले तो बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने के लिए। ये GDPR की जो हम बात कर रहे हैं, तो 2018 में GDPR को लॉन्च किया गया था, और ये दुनिया के सख्त तरीन रेगुलेशंस में से एक रेगुलेशन है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब ये काम जो कि हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो अब किया जा रहा है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी इस चीज़ को इनिशिएट किया जा रहा है, अभी भी मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि इसको प्रॉपर लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि ये जस्ट एक ड्राफ्ट है। तो देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी ये इनिशिएटिव लिया गया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि GDPR जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,
اگر اس کی یہاں پہ جو ہماری جو نیشنل ڈیٹا گورننس پالیسی کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، اگر ہم یہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی اس طرح سے کرتے ہیں دین یہ چیز فروٹفل ہوگی۔ اب جی ڈی پی آر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں چند جو پوائنٹس ہیں وہ اگر ہم ڈسکس کرتے چلیں تو اس میں یوزرز کو رائٹس دیے گئے ہیں، دے ہیو رائٹ ٹو ایکسیس دا ڈیٹا، یعنی وہ کمپنیز سے، وہ اداروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یوزر کا کیا ڈیٹا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک تو جو یوزرز ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کمپنی سے، اداروں سے کہ ان کے پاس کیا ڈیٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا ڈیٹا میرا چینج کرو، ایون وہ یہ تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا میرا ریموو کرو۔ تو یہ جی ڈی پی آر کی کچھ چیزیں ہیں جو بڑی بہترین ہیں، اور سیم ایز اٹ از کمپنیز کو بھی بڑا ایک سخت ان پہ ریگولیشن امپلیمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی یوزر انہیں کہتا ہے کہ اس کا ڈیٹا ریموو کرو تو اسے کرنا پڑتا ہے، ادروائز اس پہ ایک معقول سزا ہے جو کہ اس پہ لاگو کی جاتی ہے۔ تو یہ چیز نہ صرف یورپی یونین نے یورپن کنٹریز میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، بلکہ ادر دین یورپن کنٹریز میں کسی اور کنٹری، فار ایگزامپل پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اگر یورپن کنٹریز میں سے کوئی یوزر یا کوئی کمپنی یا ہماری کوئی کمپنی یورپن کنٹریز کے ساتھ کام کر رہی ہے تو ان کے یوزرز کے ڈیٹا کا بھی ہمیں اتنا ہی خیال رکھنا پڑے گا جتنا کہ یورپن یونین میں رکھا جا رہا ہے، یورپن کنٹریز میں رکھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ چیز قابل غور ہے کہ صرف یورپن کنٹریز میں ہی نہیں بلکہ ادر دین یورپن کنٹریز میں بھی جو انٹریکشن ہو رہا ہے یوزرز کا، وہاں پہ بھی ان کے ڈیٹا کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بالکل، ڈیٹا کو سیکیور رکھنا جو ہے وہ پرائیویسی کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا اسد، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، پالیسی کے تحت تمام سرکاری محکموں کو ایک ہی مرکزی ڈیجیٹل پورٹل سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، لنک کیا جا رہا ہے۔ ایک سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایک ہی پورٹل ہیک ہو جاتا ہے تو کیا یہ تمام جو ڈیٹا ہوگا یہ خطرے میں نہیں پڑ جائے گا، اور کیا اس کے لیے حفاظتی اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری؟ اس کے لیے سائبر سیکیورٹی میں، انفارمیشن سیکیورٹی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سنگل پوائنٹ آف فیلئر، کہ اگر ایک جو پوائنٹ ہے، یعنی ایسے ہیکرز کو ملٹیپل نوڈز پہ اٹیک کرنا پڑتا تھا، ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا تھا، تو اس میں ٹرم یوز ہوتی ہے سنگل پوائنٹ آف فیلئر، کہ کسی ایک پوائنٹ کو اگر بریچ کر لیا گیا تو وہ ملٹیپل جو نوڈز ہیں ان کو بڑے ایزیلی ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سینٹرلائزڈ جو چیز ہے یہ جتنی فائدہ مند ہے، اگر اس کو پراپر مینٹین نہ کیا گیا، اس کی سیکیورٹی مینٹین نہ کی گئی تو یہ اتنی زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پالیسی کے مطابق شہری اب پوچھ سکیں گے کہ ان کا ڈیٹا کب اور کیوں استعمال ہوا، تو پاکستان میں جہاں ڈیجیٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لٹریسی بہت کم ہے، وہاں عام شہری اپنے اس قانونی حق کو استعمال کر پائے گا؟ اکثر جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو میرا اوپینین یہ ہے کہ کوئی ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو اس کو سمجھ سکتا ہے یا اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ ایون اب پاکستان میں اگر دیکھیں تو میں ایک اسپیسیفک ریشو تو ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، بٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے رائٹس نہیں پتہ، جنہیں نہیں پتہ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ہینکی فینکی ہوتی ہے تو کیا ان کے لیگل رائٹس ہیں، کس طرح سے وہ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو سیم ایز اٹ از یہ پالیسی جب لانچ ہوگی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے اسد، آپ کو یہ نہیں لگتا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جنہیں پتا ہوگا، اور آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے نا، جو آپ کو بائی نیم میسج کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ چیز بیچنی ہے یا آپ نے یہ کرنا ہے، انہیں آپ کا نام بھی پتا ہوتا ہے اور پھر ساری وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ڈیٹا کہیں نہ کہیں سے لیک تو ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی برانڈ پہ جاتے ہیں، وہ فوراً آپ کو کاؤنٹر پہ کہتے ہیں جناب بل بعد میں لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں نمبر تو انٹر کروائیے گا۔ یہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، یہی چیز میں آپ کو جی ڈی پی آر کی بتا رہا تھا کہ جی ڈی پی آر کی ایک سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف سرکاری اداروں پہ امپلیمنٹ نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ اداروں پہ بھی امپلیمنٹڈ ہے۔ اب اس ڈرافٹ میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب تک وہ سرکاری اداروں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، پرائیویٹ کمپنیز کے حوالے سے ابھی تک مجھے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں ملی۔ تو سرکاری اداروں میں کافی حد تک پہلے بھی چیزیں بہتر ہیں، بٹ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، برانڈز ہیں، ان میں یہ زیادہ ریشو پائی جاتی ہے کہ یوزرز کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، وہ مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو سیم ایز اٹ از سائڈ بائی سائڈ ہمیں
प्राइवेट कंपनीज पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बल्कि उन पे ज़्यादा हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि यूज़र्स का जो डेटा है वो महफूज रह सके। अच्छा, इस मुसव्वदे में हम देखें तो 18 साल से कम और बच्चों के डेटा की प्रोफाइलिंग और इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। इस कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाना आप क्या समझते हैं कितना बड़ा चैलेंज होगा, खुसूसन जब निजी गेमिंग और सोशल मीडिया ऐप्स पर बच्चों का डेटा जो है वो जमा है? इसमें देखिए, एक चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या बच्चों में ख़ास तौर पे एक ये माइंडसेट पाया जाता है कि अगर आप उसे किसी चीज़ से रोकेंगे ना, उसमें मज़ीद उस चीज़ की क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि मैं देखूं इसमें क्या है। तो मेरे ख्याल से ब्लॉकिंग या इस तरह की चीज़ ठीक है अपनी जगह पे, बट अदर देन दैट उन्हें एक प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनका ग्रोथ, उनकी ग्रूमिंग इसी तरह से की जाए कि उन्हें सही गलत बताया जाए, ताकि वो खुद उस चीज़ का फैसला कर सके, क्योंकि बच्चे नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। उन्हें जो बताया जाता है वो उस तरफ चल पड़ते हैं। ऑनलाइन उन्हें मल्टीपल तरीक़ों से ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। इवन कई जो एड्स रन हो रहे होते हैं, उन एड्स को जब वो देखते हैं तो वो उस तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर या तो क्यूरियोसिटी होती है या फिर उस तरफ कोई लालच होती है जो उन्हें खींच रही बिल्कुल, होती वो है। इस तरफ फिर माइल भी हो जाते हैं। और Exactly. हम अगर ये भी देखें तो पॉलिसी के मुताबिक कोई भी इदारा जो है ये गैर मुल्की अदालत या रेगुलेटर को वॉलंटरली डेटा नहीं देगा। इस चीज़ की पाकिस्तान की कौमी सलामती और बैनुल अक़वामी मुआहदों के तनासुर में क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नज़र में? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो MOUs हैं या उनके साथ कह लें कि ताल्लुकात है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जब उन्होंने हमसे डेटा लेना है तो उसके लिए जो हमारी पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी है वो उसके साथ रब्ता करें और प्रॉपर एक थ्रू चैनल उनको डेटा मिल पाए और जो भी मामलात हैं वो चल पाएँ। बट इसमें सेम एज इट इज़ हमें भी जब ज़रूरत पड़े, अब हमारे यहाँ देखें बहुत ये मसाइल पाए जाते हैं कि जब कोई फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कोई क्राइम होता है, तो हमारे जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल NCCIA है, तो उन्हें बड़ा इस चीज़ का मसला होता है डेटा लेने के लिए, सोशल मीडिया अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता करके उसकी डिटेल्स लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से कि ये म्यूचुअली दोनों तरफ से ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है कि अगर उनको हमारे यूज़र्स का, हमारे लोगों का डेटा चाहिए तो भी प्रॉपर थ्रू चैनल आना चाहिए, और हमें अगर चाहिए तो डेफिनेटली उन्हें भी हमारे साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असदुर्रहमान आपके वक्त का। और वाकई जी ये अगर हो जाता है तो अच्छा इक़दाम है, अगर प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है, डेटा की खास तौर पर प्राइवेसी का ख्याल है, क्योंकि अगला दौर है ही डिजिटल और यही जंग है, डेटा की ही जंग है, और डेटा के थ्रू हम देखते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, जंगों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसका, डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं। तो वाकई प्राइवेसी का हर किसी को ख़तरा होता है कि यार मेरा डेटा महफूज भी है या नहीं है। तो अगर इसको यकीनी बना दिया जाए तो बहुत ही अच्छा इक़दाम होगा। और इनिशियली हमने ये भी देखा था कि पहले जो है वो कोई भी ये निकलवा लेता था कि सिम किसके नाम पर है, इसका बड़ा मिसयूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये उससे नेक्स्ट स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि जनाब ये बड़ा बेनिफिशियल होगा सबके लिए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब कुछ मौसम की बात हो जाए। मानसून की शदीद बारिशें अपना असर दिखा रही हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान तेज़ आंधी, कड़कती बिजली और फ्लैश फ्लडर्स ने, हमने देखा फ्लैश फ्लडिंग ने मुल्क भर में तबाही मचा दी, और जिसके नतीजे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जी 11 कीमती जानें ज़ाया होने की इत्तलात हैं, और जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और बालाई इलाकों में गर्मी और तेज़ बारिश के बाइस ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिससे ग्लेशियाई झीलें जो हैं वो फटने और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खतरा पैदा हो गया है। और अलमिया ये कि इस बार सिर्फ पहाड़ ही नहीं, पंजाब और बलूचिस्तान के जो नशेबी इलाके हैं वो भी सैलाबी रैलों की जद में हैं। मैदानी इलाकों में हम देखें तो शहरी एक अजीब से मौसम का सामना कर रहे हैं। हब्स ने जीना मुहाल कर रखा है, और हलाकतों के हालिया दादोशुमार ने ज़िले इंतज़ामिया की तैयारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये स्पेल कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, मानसून के आगाज़ में ही गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 11 हलाकतें, दर्जनों मकानात गिरना इंतहाई अफसोसनाक है। बताइएगा ये स्पेल शिद्दत के लिहाज से कितना ख़तरनाक है, और क्या आने वाले दिनों में इससे मज़ीद तबाही भी फैल सकती है, क्योंकि अगर हम वेदर देखें तो बारिशें ही नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में।
دیکھیں جو ہے نا ابھی بھی یہ سسٹم اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں موجود ہے پاکستان کے علاقوں میں، اور یہ جی مزید بارش کرے گا۔ آج شام رات کو پھر سے یہ دوبارہ سے ڈیولپ ہوگا شمال مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں بھی، اور بالائی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی، اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے خطہ پٹوار کے علاقے ہوں گے، کشمیر میں بھی جو ہے نا یہ دوبارہ سے ڈیولپ ہوگا، اور اس میں جو ہے نا مزید بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی شدت میں کچھ کمی آئے گی، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جو ہے نا کل کے بعد یہ 5 اور 6 تاریخ کو یہ دوبارہ سے جو ہے نا یہ بارش کرے گا۔ ایک تو آج شام رات میں کرے گا، پھر 5 6 کو کرے گا۔ جی صحیح۔ اچھا عرفان صاحب، اس حوالے سے بھی مزید بات بھی کریں گے بارشوں کے حوالے سے بھی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، اگر لیٹ سپوز درجہ حرارت 36 ہے تو فیلز لائک 46 کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسے کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ دیکھیں جی، پہلے بھی آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جو مونسون میں اس بار جو ہے کیونکہ النینو کنڈیشنز چل رہی ہیں تو ڈرائی ڈیز بھی آپ کو ملیں گے بیچ میں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے جب ڈرائی پیریڈ آتا ہے آپ کے پاس، اس میں جو نمی ہوتی ہے وہ خاص طور پہ جو آ رہی ہوتی ہے مونسون میں، جو بے آف بنگال سے بھی بعض اوقات آتی ہے، بعض اوقات عریبین سی سے آتی ہے، تو یہ ایک نمی کا جو ہے نا ہمارے جو پلین ایریاز میں ٹھیک اس ہے۔ میں مقدار صحیح۔ جاتی ہے۔ جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ان کا ریلیشن کی دونوں کی وجہ سے جو فیل لائک ٹیمپریچر جو باڈی کو محسوس ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ اس جاتا لیے ہے۔ جو ہے نا یہ اوکے، محسوس ہوتا ہے، اور یہ آپ کو مونسون کے دوران میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ عرفان صاحب، این ڈی ایم اے نے ہنزا، اسکردو، چترال اور سوات سمیت ہم دیکھیں تو کئی بالائی اضلاع ہیں جن کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ شدید بارشیں گلیشیئرز کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں، اور وہاں جو خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ریلوں کا کتنا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ ابھی جو جیسا میں نے کہا نا کہ یہ جو بارشیں ابھی بھی آگے ہوں گی، تو ہمارے ہاں جو آلریڈی ٹیمپریچر بہت بڑا ہوا تھا، یکدم یہ والا سپیل آنے کی وجہ سے وہاں پر ٹیمپریچر ڈراپ کیا ہے۔ اب جو گلیشیئرز ہوں گے ان کے جو ہے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہوتی ہیں، ان جھیلوں سے پانی کا اخراج جب بڑھ جائے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روڈز جو ہوتی ہیں وہاں پر وہ روڈز کے اوپر سے پانی گزر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو لوگوں کو جو ہے نا اس دوران میں احتیاط کرنا چاہیے جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے، اور یہ آپ کو ملے گی ناردرن ایریاز میں آج کل۔ صحیح۔ اچھا پنجاب کے راولپنڈی اور لاہور اور سیالکوٹ جیسے شہروں کے نشیبی علاقوں کے لیے بھی ارلی وارننگ ہے، کیا ہمارے شہروں کا جو ڈرینیج انفراسٹرکچر ہے وہ چند گھنٹوں کی ریکارڈ بارش کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے؟ دیکھیے کیونکہ ہمارے پاس پورے سال میں بارش جو آتی ہے وہ مونسون میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب مونسون میں بھی وہ چند دن ہوتے ہیں جس میں زیادہ بارش موسلادھار ہو جاتی ہے۔ ڈرینیج سسٹم جو ہیں وہ سارا سال کے لیے جو ہے نا اس کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس طرح جب موسلادھار بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات ڈرینیج ہونے میں پانی کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ سچویشن جو ہے نا وہ کریٹس ہوتی ہیں ہمارے اربن ایریاز میں۔ تاہم ابھی تک کوئی ایسی بارش جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جس سے جو بہت زیادہ کوئی سچویشن بن جائے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اگلے دو روز میں کہ جو پلین ایریاز میں ایسی بارش نہیں ہے کہ بہت زیادہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہو جائے، تاہم جو لاہور، گجرانوالہ اور راولپنڈی کے علاقے ہوں گے وہاں پر جو نشیبی علاقے ہوں گے وہاں پر پانی جو ہے نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا عرفان صاحب، جس طرح سے آپ یہ بڑے شہروں کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ بارشیں ہوں گی، اور کس شہر میں سب سے زیادہ ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں اس بار ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مونسون تھوڑا سا بے ترتیب سچویشن میں جو ہے نا وہ چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ النینو کنڈیشنز ہیں اور یہ ویری ہائی کنڈیشنز کی طرف جا رہی ہیں، آلریڈی جو ہے وہ یہ بن چکی ہیں، اس سے ہمارے جو ایریاز ہیں یہاں پر ایریٹک جو سچویشن ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈیا کا جتنا بھی ایریا ہے وہاں پر جون میں
बहुत कम बारिशें हुई हैं, जो कि जून में वहाँ पर मानसून का सीजन होता है। तो ऑलरेडी जो है ना मानसून ने थोड़ा सा अपना चीज दिखाई है। तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं या जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें निस्बतन जो है नॉर्मल से कम है। ताहम जो बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर के कुछ इलाके होंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल से कदरे ज्यादा बारिशें देख रहे हैं। और फ्लैश फ्लड जो होते हैं वो हमेशा जो है ना वो पहाड़ी इलाकों में आते हैं, इसलिए फ्लैश फ्लड के इवेंट्स में जो है ना वो इजाफा है। अच्छा इरफान साहब, सयाहों के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, जुलाई का महीना है, उनके लिए क्या एडवाइस है, किन एरियाज़ में जाएं और किन एरियाज़ में जाने के लिए एहतियात करें? देखिए, जो है ना सियाहों को एहतियात करनी चाहिए मानसून सीजन में, ख़ास तौर पे जो है जब ट्रैवलिंग का टाइम हो उनका, वो वेदर को देखते हुए, क्योंकि वेदर जो है वो आज एक डायनामिक प्रोसेस है। ये वक्त के साथ साथ एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज हो रही होती हैं, इसलिए जब वो ट्रैवल का प्लान करें, जिस वक्त में ट्रैवल का प्लान करें, उसी वक्त में लेटेस्ट वेदर जो है हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स भी मौजूद है, हमारी मोबाइल ऐप भी मौजूद है। लेटेस्ट वेदर देख के फिर ट्रैवल करें, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करें तो दरियाओं के जो बेड हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं वो दरिया इस तरह के होते हैं कि पानी तो आपको कम लग रहा होता है, लेकिन वो उसकी जो स्पीड है ऊपर से मेल्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो वो यकदम आती है बारिश। जी सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का, और यकीनन सयाहों को इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर वो शुमाली इलाका जात का रुख कर रहे हैं तो जनाब ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग के दौरान आप वेदर ज़रूर चेक करें, अपडेट ज़रूर चेक करें कि क्या शदीद बारिशें तो नहीं हैं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बहरहाल मौजूद रहता है। तो अभी जनाब जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत। तो हम बताइए मुख्तलिफ शहरों में आज क्या दर्जा हरारत? मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहने वाला है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। नाज़रीन, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। गिलगित में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 19 और कम से कम 12 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और यहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में हम देख रहे हैं पारा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28 और कम से कम 17 डिग्री तक जा सकता है। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अब बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम मरतूब, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद हब्स रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 38 और कम से कम 28 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि सवात की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 25 और मिनिमम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, चित्राल, बडग्राम, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और अक्सई, पेशावर, चारसदा, सवाबी और डेरा इस्माइल खान में कहीं कहीं आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां पर जी सूबे के बेशतर अजला में आंधी चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से
बारिश हो सकती है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 36 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और औलिया के शहर मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 40 और कम से कम 31 डिग्री तक जाने की तवक्को है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद, खुशाब, सरगोधा, लाहौर, उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट और नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 17 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जोब, शेरानी, नसीराबाद, हरनाई, सिब्बी, मूसाखेल, बारखान, खुजदार और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने की तवक्को है। शहर कायद कराची की बात करें तो कराची में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा है 34 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 और मिनिमम 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मगरबी और साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। ये थी मौसम की सूरत हाल। नाजरीन आपने जानी, अभी वक्त हुआ ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का इंसान बज़ाहिर आसाइशों में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अक्सरियत का दिल हम देखते हैं बेचैन और दिमाग जो है वो शदीद परेशान है, दबाव का शिकार है। गैलप सर्वे के मुताबिक 50% से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़हनी तनाव का शिकार हैं। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है? क्या ये ईमान की कमज़ोरी है, नमाज में आने वाले वसवसे हैं, या फिर हमारी अपनी गलतियां हैं जो हमसे रूह का सुकून छीन रही हैं? कुरान पाक में वाज़ेह कहा गया है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ ज़िक्र इलाही में है। जदीद साइंस भी अब मानती है कि इबादत और ज़िक्र इलाही के कलमात इंसानी दिल की धड़कन और दिमाग के न्यूरॉन्स को पुरसुकून करते हैं। वो कौन सी सूरतें हैं जो सुकून का काम करती हैं? ज़हनी तनाव होता क्यों है? इन्हीं तमाम अहम उलझनों के हल के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ डॉक्टर साइमा शफीक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि उलझन है लोगों की ज़िंदगी में, बल्कि उलझने हैं, और दिल अचानक बड़ा बेचैन हो जाता है। हालांकि सब कुछ मुयस्सर है, सारी आसाइशें, लेकिन दिल को करार नहीं है, सुकून नहीं है। इस्लामी नुक्ता नज़र से बताइएगा कि ये जो हर वक्त की बेचैनी है बिला वजह की, इसका ताल्लुक रूहानियत से है या कुछ नफ्सियाती है या कुछ और तिबी वजूहात है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपके अपने ही सवाल में अपना ही जवाब था। देखिए, जब एक चीज़ को हम इसकी डेप्थ को समझेंगे तो फिर हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे कि इंसान मजमुआ किस चीज़ का है। 3 चीज़ों का मजमुआ है ना, जैसे कि आपने कहा साइकोलॉजिकली है, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से है और फिजिकली ऑब्वियस। अब इसमें ये देखिए कि सबसे पहले तो आज इंसान जो है वो टाइम कैलकुलेशन को, जब हम अल्लाह की नेचर की खिलाफ वर्जी करते हैं ना, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अच्छा, पहले एक चीज को देखें कि हम अल्लाह के अहकामात, कुरान, नमाज ना पढ़ना या कुछ, इसको तो साइड पे कर देना। अब आप आ जाए अपनी रोजमर्रा की रूटीन पर। जब आप अल्लाह के अहकामात की यही नफी कर रहे हैं तो हाउ कुड पॉसिबल कि आप सुकून हासिल कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें आपके सोने और उठने के हालात को। फिर उसके बाद आपकी लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती हैं, आपका खाने पीने का, हमने सारे सिस्टम तो अल्लाह की कुदरत के खिलाफ कर दिए। अल्लाह ने, अब आज आप साइंस को रिसर्च करके देख लें कि आपकी बॉडी की टाइमिंग्स, जिस तरह सूरज, चांद, सितारों की टाइमिंग्स दी गई है, इसी तरह हमारे बॉडी सेल्स की टाइमिंग्स दी गई है और बाय डिफॉल्ट दी गई है। वो हमारी अपनी मर्जी नहीं है। जब तक हम सुबह उठ के, क्यों कहा गया, एक चीज को यहाँ समझिएगा
کہ اللہ सुभान व तआला ने हमारी जो बॉडी में सिस्टम्स रखे हैं ना, वो अल्लाह के ओबे हैं। जब हम उनको अल्लाह के खिलाफ यूज करते हैं, वो हमारी नहीं मानते। जब हम फिर बीमार होते हैं तो ये हमारे फर्स्ट बनती है जिस्मानी तकलीफ, फिर उसके साथ ऐड ऑन होते हैं। सही। जिस तरह आप किसी भी डील्स को ऐड ऑन करते हैं ना, वो ऐड ऑन कैसे होती है, फिर हम अपने जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। नमाजें हमने नहीं पढ़नी है, सुस्तियां हमने दिखानी है। और जबकि अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की नमाज, और आप सूरह निसा के 5वें पारे के आखिर में देखें कि वो नमाज कैसे पढ़ता है, कुसाला, सुस्ती, आगे पीछे भाग भी रहा है, जिम भी कर रहा है, वॉक भी कर रहा है। एक एक्टिव बंदे की बात करिए, जहां नमाज की बात आएगी वहां टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी चीजें मैं आपको मतलब इसको कंपाइल कर रही हूँ, एंड देन आप इसको कंक्लूड खुद करें कि कैसे चीजें हमारी बनती हैं। ये वजूहात है, सच काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एंड देन आप इसको समझिएगा। एक तो हमने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर दी, दूसरा हमने क्या किया कि नमाज और स्पिरिचुअलिटी में जो कुरान था, जिक्र था। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने शैतान को सिर्फ एक हथियार दिया, उसने अपना भरपूर यूज किया, यानी वसवसा, और इंसान को वैनिटी बॉक्स दिया, यानी एक ऐसा दुआओं का बॉक्स दिया। कैसे? सुबह उठते वक्त दुआ पढ़ लो, बाहर जाते वक्त दुआ पढ़ लो, घर आते वक्त दुआ पढ़ लो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिपा सलार, एक सिपाही, एक सोल्जर, एक मैदान जंग में विदाउट वेपन वो वहां जाके लड़ सकता है जंग? जब हम दुनिया में एक दिन शुरू होता है, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया सूरह फुरकान में कि मैंने दिन इसलिए बनाया कि या तो तुम शुक्र कर लो और या अगले दिन के लिए तौबा कर लो कि तौबा कर लो कि आज मैंने यानी नमाज नहीं पढ़ी, आज मैंने सदका नहीं किया, आज मैंने डॉक्टर साहब आपने वसवसों का जिक्र किया, सूरह नास मेरे ज़हन में आती है, वसवसों का भी जिक्र है, खन्नास का भी जिक्र है जी, तो बताइएगा कि इनसे हम बच भी कैसे सकते हैं? यही मैं बता रही हूँ कि शैतान अपने टूल्स बहुत परफेक्टली यूज कर रहा है, ठीक है, और हम उसके वसवसों से बच ही नहीं पा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजिकली को इकट्ठे करते हैं कि इसी तरह जब शैतान के वसवसे हम पर हमलावर होते हैं और हम टूल से बचते नहीं हैं, तो फिर इंसान जो है वो दिल की घबराहटों का शिकार यहाँ से होता है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरती से आपने डॉक्टर साहिबा बयान किया। अच्छा, हम नमाज के दौरान नमाज पढ़ भी रहे हो तो हमारी नमाजें ऐसी हैं कि वसवसों से भरी होती हैं। जैसे ही नियत की, कोई ना कोई जो 100 ख्याल आम रूटीन में सब भूला हुआ भी वो नमाज के वक्त याद आ जाता है। इन वसवसों से बचने के लिए क्या तरीकाकार होना? सबसे पहले तो एक चीज को क्लियर कर लें कि वसवसा आना दिस इज नॉट, ये थिंग नहीं है कि आप गुनाहगार हैं, आपको मुनाफिक हैं या आपकी नमाज ठीक नहीं है जी। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम आया करते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल हमें ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि हम वो बयान करने से आजिज हैं कि अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या वाकई, मैं मफहूम बयान कर रही हूँ, क्या वाकई ऐसा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है। तो फिर अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यही तो ईमान है। खाली घर में चोर चोरी करने आएगा? ऑब्वियस नॉट। जहाँ कुछ माल मता होगा चोर भी वहीं आएंगे। और हमारे दिल में जो बची कुची जो अल्लाह की मोहब्बत, तो अल्लाह के साथ जिक्र, अल्लाह का एक है वो, उसको वो छीनने आता है कि तुम अल्लाह से बातें कैसे करो। अल्लाह की बातें जो है वो नमाज बातें ही तो है, अल्लाह से मुलाकात भी तो है। यहाँ से सिर्फ एक चीज आपके साथ ऐड ऑन करूंगी विद इन अ वर्ड्स कि कुड यू इमेजिन कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुकर्ररा वक्त पर नमाजें क्यों फर्ज की हैं? नंबर 1, अल्लाह ने हमें पंक्चुअल बनाना था। नंबर 2 कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें एक इत्तेफाक पैदा करना चाहते थे। और सबसे अहम बात, आपको पता है कि आपके दादा परदादा किस टाइम पे खाते थे, किस टाइम पे सोते थे, उठते थे? यू नो, डोंट नो अबाउट दैट, ओके? लेकिन ये है कि हमें यही पता था कि जोहर के वक्त पे वो मगरिब नहीं पढ़ते होंगे, और ता क़यामत आने वाली नस्लें भी इन्हीं टाइमिंग्स में, इन्हीं कैलकुलेशन में, इन्हीं कंपाइलेशन में ऐसे ही नमाजें पढ़ेंगे, नमाज अपने सही वक्त पे। बिल्कुल। तो यही है कि अल्लाह ताला ने सब के लिए जब से नमाज फर्ज हुई टिल क़यामत के रोज तक अल्लाह सुब्हान व तआला ने सब के लिए, अल्लाह के यहाँ अदल है, अदल है, ये है वो नमाज और उसका अदल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात का, आपने भी जिक्र किया, हमने भी इब्तदाइये में बात की कि बहुत सारी उलझनें हैं बिला वजह की हैं, कुछ ख्यालात हैं जो सताते हैं आपको, ना होने वाली चीज़ें भी हैं
کیونکہ پتہ نہیں ہونی بھی نہیں ہے لیکن ان کے خیالات ہی جو ہیں وہ آپ کو پریشان کیے رکھتے ہیں، بے چین کیے. تو بہت سارے یہ مسائل ہیں. کن آیات میں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا حل ہے؟ کون سی دعائیں ہیں جو اس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے غافل دل کی دعا وہ تو قبول ہونی نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کہ آپ دل سے اللہ کو اللہ کی محبت کے لیے پکاریں تو صحیح. ایک بات بتائیں، اگر آپ سب سے پوچھیں، میں اپنی آڈینس سے بھی پوچھوں گی، کبھی اللہ کو اللہ سے مانگا ہے؟ ہم نے تو یہ مانگا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے ایسے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے. اب آتے ہیں دعاؤں کی طرف. غافل دل کی پکار، آپ اگر ایک بچہ بھی کسی اور جگہ اٹینٹیو مائنڈ ہو اور ماں سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو ماں اس کو ڈانٹے گی کہ پہلے میری طرف دیکھو، کیا مانگ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو. سب سے پہلی چیز اس کو کلیریفیکیشن کیجئے، ڈیٹیکشنز کو کلوز کیجئے اور پھر آپ انویسٹ کیجئے. کوئی بھی ایسا مطلب آڈ ڈیٹا اگر آپ کے موبائل پہ ہوگا، یو کان انسٹال ایون سنگل آئٹم. اوکے، آپ انسٹالیشن نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھیے. ہمارے ہاں ایک بہت ہی ایک کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں فٹافٹ یہ بتا دو کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سی آیتیں پڑھنی ہیں، کون سا ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بس کوئی ایک بنی بنائی ایک کھیر بنا دو، ہم کھا لیں بس کافی ہو جائے. اس سے پہلے ایک دودھ والے برتن میں اگر وہ برتن گندا ہے تو دودھ نہیں ڈاکٹر صاحبہ ڈالا کسی نہ جا کسی سکتا. طریقے سے تو لے کے آنا ہی ہے نا. اگر آپ نے ایک سفر پہ نکلنا ہے تو کہیں سے تو اس کا آغاز کروانا ہے. یعنی کہنے کا مقصد دیکھیے نا، سٹارٹنگ ڈیپتھ ہے کہ اپنے دل کو صاف تو کیجئے، تو پھر آپ اس کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے. سب سے پہلے استغفار کی کثرت. اور استغفار کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ استغفار کرو گے تو برسات ہوگی، آپ پر بارشیں برسائی جائیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی متعدد نعمتوں سے نوازیں گے. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو پھر صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. اور جو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو آپ سورہ بقرہ پڑھیے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم میں بیان کروں گی کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول یا للہ ما فی السماوات، وہ پڑھ لے اور اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو وہ انشاءاللہ ایمان کی حالت میں مرے گا. اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات، اس کو تلاوت کیجیے. رات کے وقت یہ اللہ کی ملاقات کا وقت ہے. تحیۃ الوضو پڑھیے، نوافل کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے. دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگیے، پھر انشاءاللہ آپ ایک استغفار کریں گے، آپ اللہ اکبر بھی کریں گے، کچھ بھی کہیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کا دل کا سکون اور قرار بنے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت رنج میں، بہت غم میں ہے اور وہ اس رنج اور غم سے نکل نہیں پا رہا، اس کے لیے کون سی آیت ہے جس کی تلاوت کرنی اور سننی بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے؟ سورہ رحمان بھی ہے، اس کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو خود کھڑا کرے. ایک دیکھیے، ایک کوئی بھی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی مریض کو وہ کہے گا آپ کی کس وجہ سے آپ ٹھیک ہوں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو خود سے سیلف اپنے کانفیڈنس پہ نہیں کھڑا کریں گے، جب تک مریض اپنے کانفیڈنس نہیں رکھے گا مریض کھڑا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنے بارے میں دیکھیں، کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا، کہیں میں کسی کی دل آزاریاں تو نہیں کر رہا. ایک شخص دوسرے شخص کی دل آزاری کر کے، اس کے ساتھ جھوٹ بول کے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کر کے بیٹھ کے استغفار کی تسبیح پھیر ہے، آپ میرے ساتھ متفق ہوں گی کہ وہ اس کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ تو کچھ سینیریوز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کا کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بس سب سے قیمتی چیز اگر ہم دیکھیں، کہتے ہیں سب چھن جائے، ایمان کی جو قوت ہے وہ نہیں آپ سے چھیننی چاہیے. اور آج کل ہم دیکھیں بڑا مشکل بھی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے سے حسد بھی ہے اور کہیں نہ کہیں نا امیدیاں بھی ہیں. ایسے میں جو نوجوان ہیں، ایمان کی حفاظت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو ایمان سے کس طرح سے بھر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں دو چیزوں کے پیکیجز بتائے. ایک پیکیج بتایا ہے آمنو و عملو الصالحات،
अब सालिहात को डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ना, हम कहते हैं फलां का घर है, अब घर में कितनी कुछ चीज़ें हैं, उसमें ड्राइंग है, डाइनिंग है, किचन, ईच एंड एवरीथिंग एक पैकेज है ना, हमने उसको बोल दिया घर, बस समझ आ गई घर। इसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने सालिहात का पैकेज दिया है और अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि इन पूरी सालिहात को करोगे तो ईमान मिलेगा। ईमान ऐसे नहीं मिलेगा, आप मुंह से इकरार करना। ईमान याद रखिएगा, इट इज नॉट लाइक अ ऑटो ट्यूनर, इट इज नॉट अ ऑटो कार। ये एक ऑटो कार नहीं है कि आपने ड्राइव पे डी पे डी लिया और बस आप जा रहे हो, ये नहीं है। ईमान को तजदीद करनी पड़ती है। जैसा कि सहाबा किराम क्या कहते थे, आओ आज हम बैठते हैं अपने ईमान की तजदीद करते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, स्क्रोलिंग, ऑब्वियस स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, और एक दूसरे की, और जो आज वो उसका क्या हो रहा है। पहले वक्तों में दूसरे की, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफहूम बनाऊंगी कि एक शख्स ने झांका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बस में होता तो मैं नेज़ा मार के इसकी आंख फोड़ देता। तो देखिए, जो आज ताका झाकी है ना, जो पहले जमाने में होता था, छतों से लोग झांकते थे, कितना बुरा लगता था कि ये छतों से हमारे घरों में झांक रहे। तो आज ये स्क्रोलिंग क्या है, ये ताका झाकी है। नो, मतलब आपको इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, बट लेकिन फिर उसका क्या होता है, हम लोग अपने दिल को समझाते हैं, हम तो बस देख ही रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद आपके ऊपर शैतान आता है और वो असरात डालता है। देखा वो कितना कामयाब हो गया, तुमसे छोटा है, तुमसे बड़ा है। तो नौजवानों का जो ईमानी लेवल है ना, जो उनका थोड़ा सा जज्बा होता है ना, वो कम 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 होने लगता है। अब इसका हल क्या है? जी, इम्पोर्टेंट कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हान व तआला। फर्स्ट ऑफ ऑल नवाफिल की कसरत करें। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जूते का तस्मा भी टूटे तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह को जो नहीं मांगता ना, अल्लाह उसको नहीं, उससे अल्लाह नहीं से अल्लाह सकता। को मांगना बहुत एक और जरूरी चीज है, सूरह निसा के 5वें पारे की आखिरी आयत को पढ़िए। उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, दो काम है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अजाब दे ही नहीं सकता, नहीं आ सकता अजाब आप पर। नंबर 1 ईमान ले आओ, नंबर 2 शुक्र करते रहोगे तो मैं कैसे ईमान ले आऊं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिमा साहब, Thank you आपके so वक्त का much. बड़ी ही खूबसूरत बातें, और वाकई नौजवानों को सीखने की ज़रूरत है। और ये जो हम डिजिटल दौर में चले गए हैं और एक दूसरे की तांका झांकी वाले दौर में चले गए, हमें अल्लाह से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अल्लाह से अल्लाह को मांगने की ज़रूरत है। और जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो हमारे ईमान भी मजबूत हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगियाँ भी संवर जाएंगी। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, सोशल मीडिया ने जहां गुमनाम चेहरों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, वहां निजी जिंदगी की हुदूद को भी पामाल किया है। हाल ही में मशहूर टिकटॉकर अली हैदराबादी की जानिब से अपनी अहलिया ज़ैनब को लाइव वीडियो पर तलाक देने के वाक़ये ने माशरे में बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। बात अब सिर्फ अलहदगी तक नहीं रही, बल्कि हाथ में पट्टियां बांधे खातून ने वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की, तो दूसरी तरफ शौहर ने हाथ पे कुरान पाक उठाकर इल्ज़ामात की तरदीद की। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन की निजी ज़िंदगी के अवामी तमाशे बनने की शरह में गुज़श्ता 2 बरसों में नुमाया इजाफा हुआ है। सवाल ये कि क्या हम व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए अपने मुकद्दस तरीन रिश्तों को भी कुर्बान करने पर तुले हुए हैं, और वो भी सरे बाजार। बिल्कुल। और अलमिया ये है कि जब शादी से लेकर तलाक तक सब कुछ कैमरे की स्क्रीन पर कंटेंट बनाकर आपने जब पेश करना है, तो रिश्तों का तकद्दुस और अखलाकियात तो दम तोड़ ही देती हैं। और डिजिटल दौर में प्राइवेसी अब एक ख्वाब बनती जा रही है, जहां निजी झगड़े अदालतों के बजाय सोशल मीडिया ट्रायल की नज़र हो रहे हैं। तो यही सूरत हाल होगी। और इसी नाजुक नफ्सियाती और मौशरती बहरान और लाइक्स की अंधी दौड़ और इसके हल पर जी तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहले बातचीत का आगाज़ करें, पहले वो वीडियोस देख लेते हैं ताकि नाजरीन भी इसकी हसासियत और संगीनी का अंदाज़ा लगा सकें। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं होगी। सही है, बस छट छट
अल्लाह अल्लाह उज़ैर, ये वीडियो दोबारा सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। और शादी या हम जैसे कहते हैं निकाह एक ऐसा तकद्दुस, एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता होता है जिसको आप इस तरह से पामाल करें सोशल मीडिया पर। शाह साहब, नादरा के हालिया अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में तलाक की शरह बढ़ रही है, लेकिन अब तो तलाक लाइव वीडियो रिकॉर्ड बनकर सामने पेश की जा रही है। क्या हमारे माशरे में शादी और तलाक जैसे मुकद्दस और निजी रिश्ते अब सिर्फ व्यूज और लाइक्स की नजर रह गए या कंटेंट क्रिएशन की नजर रह गए? माहम उज़ैर, बहुत शुक्रिया, सुनो की टीम का शुक्रिया। देखिए, आप सबसे पहले इस मसले को एक लम्हे के लिए हम पाक करते हैं और इंसानी नफ्सियात को समझते हैं। और इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए दो ही बड़े सोर्स हैं हमारे पास। एक एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी है जो कि इल्म की शक्ल में मौजूद है, और दूसरा किताब मजीद है जिसमें ये दर्ज है कि ये इंसान क्या है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अहकाम हैं कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, दूसरों की जिंदगियों में तांक झांक मत करो। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि अपनी नोज को डिप करना दूसरों की मैटर में। और ये तांक झांक क्योंकि हमारे मिजाज में एक तजस्सुस है, ये तजस्सुस मुस्बत हो तो हमें सोक्रेटिस बना देता है, अगर ये मनफी हो तो हम तांक झांक करते हैं और वो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन, गैर जरूरी डाटा और लोगों की जाती जिंदगियों को जान के डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ हमारी जहनी तवानाई जाया होती है, हम खुद एक बेमकसद शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लग पड़ते हैं, और हमारे पास कहने बताने को वो एक साइकोलॉजी में रूल होता है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने देखा है, फिर उसी को आप डिस्कस कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करें, उसी को पोस्ट करें, उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो माहम हो ये रहा है इस वक्त पूरी सोसाइटी, ये जो इंसानी नफ्सियात का एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है और बड़ा ही एक अजब सा एक कह लीजिए बाय डिफॉल्ट हमें हमारी फितरत में ये पाया जाता है, ये तजस्सुस का पहलू, इसको एक्टिव कर दिया सोशल मीडिया ने। और इसमें बहुत बड़ा किरदार उन टिकटॉकर्स का है जिनका कंटेंट एक ठुमका, अपनी जाती जिंदगी दिखाना, कोई स्टंट करके दिखाना, अपनी व्हीकल को किसी बहते पानी में लेके जाना, बाद में व्हीकल का डूब जाना और उनका बच जाना, किसी पुल पे खड़े होके सेल्फी लेना, एक गाना चला के डांस के 3 स्टेप लगा देना, कुछ दिखाने को नहीं है, अपनी गाड़ी, घर, बीवी, बच्चे दिखाने लग पड़ना। ये मिजाज इसलिए बढ़ा है, देखने वाले तो फितरतन इस तरफ कायल थे, लेकिन अगेन ये प्रोवाइड होने लग पड़ा। ये माफी के साथ मैं वर्ड कहूंगा, ये कचरा आसानी से दिखने लग पड़ा। पहले शायद किसी को जो वर्ड था तमाशबीन बड़ा बुरा वर्ड था, आपने माफी के साथ एक बड़ी तादाद लोगों की तमाशबीनों की पैदा कर दी जो सिर्फ गार्बेज इन करती है। सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, मतलब जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि ऑडियंस की तो एक साइकी ही यही थी ना, देखने वाली, तो फिर ये क्लेम ये करते हैं ना देखो, हमें देखने वाले आप लोग ही हैं, आप लोगों ने देख देख के हमें स्टार बनाया, जब आप लोग देखते हैं तो बिकता ही यही कुछ है, तो यही देखते हैं, आप लोग ना देखें, जब इन्हीं को स्टार बना दिया जाता है। पहले ये सब्सक्राइब के लिए भीख मांग रहे होते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद जब सब्सक्राइब कर दें तो ये स्टार बन के आपके सर पर ही दंदनाते भी हैं। मुझे ये लगता है माहम उज़ैर के जिनको कहना पड़ता है ना कि मुझे लाइक करो या सब्सक्राइब करो, उनका कंटेंट वैसे ही वायरल नहीं होता जी। ये उस ठुमके का कमाल होता है जिससे ये वायरल हो जाता है। आप दोनों वायरल होना चाहते, चलें उज़ैर तो मेरा भाई है, उज़ैर और मैं वायरल होना चाहते हैं, तो फौरी तौर पे अगर हम ऑन स्क्रीन सिर्फ शर्ट उतार के बैठ जाए ना तो वायरल हो जाएंगे। उज़ैर बताओ प्लान है? तो आप सिर्फ माहम तो हमारी बहन है, तो आप चले 3 छींके इकट्ठी मार दें, 3 छींके इकट्ठी मारूं, ये तो ऐसे ही आप सिर्फ हवा में एक ऐसी मक्खी जो है ही नहीं सिर्फ फील करवाएं है और आप उसे मारना शुरू कर दें, वायरल हो जाएंगी। अच्छा, तो वैसे हर ये वो स्टंट चीज कर जो लेना थोड़ी सी रूटीन से हटके है वो वायरल होने के लिए काफी है। और लोगों के पास क्योंकि करने को कुछ नहीं है, मैं बड़ी दुख के साथ ये बात कहूंगा, कोई भी समाजियात का कोई एक्सपर्ट को, सोशल साइंटिस्ट मेरी बात को सेकंड करेगा कि हमारे समाज का डिक्लाइन ये बेमकसद सोसाइटी है। इसमें चंद दिन पहले मैं उसे सानिया कहूंगा, एक जगह बड़ा रश हुआ और बड़ी दुनिया जो है वो इकट्ठे होके किसी साहब के साथ तस्वीर लेना चाह रही है, उन्हें हाथ लगाना चाह रही है। अच्छा। और एक बड़ी फॉलोइंग है और वो मीशा पूमी जो कहने वाला है वो कैरेक्टर था। उससे पिछले दिनों में
ایک چھت سے کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی جس میں وہ گاڑی سے باہر شیخ پیر صاحب نکلے ہوئے تھے اور ایک بڑا مجمع ان کو ہاتھ ہلا رہا تھا اور کس سائن کر رہا تھا ایسے کر کے، اور سب ان کے ساتھ تصویریں لینا چاہ رہے تھے. جب وہ زوم اس نے کیا اسی چھت پہ کھڑے تو وہ بدو بدی والے ہمارے بھائی تھے. میں بڑا ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن آپ اس وقت یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کا کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے. بالکل بالکل. قاسم صاحب، معاشرے میں شاہ جی اگر ہم دیکھیں، یہ بالکل مثالیں بڑی ٹھیک ہے، آپ نے جو درست مثالیں سامنے رکھی ہیں، ریلیٹیبل ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، با پردہ ہے، وہ آپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے کسی کانٹینٹ کریٹر کے ساتھ، تو وہ حجاب کرتی ہے، نقاب کرتی ہے. آپ جناب اس معاملے پہ کھیل رہے ہیں کہ ہم فیس ریویل کریں گے، آپ اگر ہمیں اتنے فالوور دے دیں گے، اتنے ویوز دے دیں گے تو جناب ہم فیس ریویل کریں گے. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو سر معاشرہ کیا سیکھے گا؟ باقی کپلز جو ہیں وہ کیا اس سے سبق لیں گے؟ سر دیکھیے نا، اویلیبل ہو گیا نا جی. اصل میں آپ کسی رات کے پچھلے پہر میں ترچھی ٹوپی پہن کے، کندھے پہ ایک خوبصورت شال رکھ کے، لاہور کے کسی ایسے بازار میں جہاں جانا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اپنی بگی پہ بیٹھ کے کوچوان کے ساتھ وہاں پہنچتے تھے اور پیسے لٹا کے آتے تھے، اور اگر آپ نظروں میں آتے تھے تو معزز نہیں گنے جاتے تھے. اب آپ ہاتھ میں فون لیے بیٹھے ہیں. میں پرسوں فلائٹ میں تھا اور ایک میرے ساتھ والے صاحب جو رائٹ پہ تھے، انہوں نے قرآن پاک کھولا ہوا تھا اپنی اسکرین پہ، اور میرا خیال ہے میں نے اندازہ لگایا کہ اس فلائٹ میں انہوں نے کم از کم 3-4 سپارے پڑھے. اور جو لیفٹ پہ تھے صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کتنی ریلز اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں جو پھر اگین کچرا تھیں. تو آپ خبر نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھا، بالکل ساتھ بیٹھا عبادت کر رہا ہے اور ادھر بیٹھا گناہ کما رہا ہے. یہ آسان ہو گیا. اور پھر ایک دیکھیے، ایک پیکیج ہی لینا ہے نا، ڈیجیٹل پیکیج لینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے پوری دنیا کھل گئی. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، دنیا تو ڈارک ویب پہ چلی گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں تو جو سوسائڈز کے کیسز یونیورسٹیوں میں آئے ہیں، وہ بچے کینیبلزم پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی جی، وہ 5th سٹیج آف ڈارک ویب پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ دو طرفہ کام ہوا ہے. اس میں صرف آپ ٹک ٹاکرز کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. جی، یہ وائس ورثہ ہے. عوام بھی خراب ہوئی ہے. بالکل بالکل وائس ورثہ. خراب کرنے والے بھی بڑھ گئے ہیں، خراب کرنے والے بھی بڑھ گئے ہیں. لیکن ایسے میں اب سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں نا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں شادی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جنریشن واقعی بہت دور ہوتی جا رہی ہے. شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. بہت سا ایسا طبقہ جو کہتا ہے بس جی ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، ہمیں تو کوئی اچھا لائف پارٹنر مل ہی نہیں سکتا، ہمارا تو شادی سے یقین اٹھ چکا ہے. دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی شادیاں ہیں، ایگزامپل ایسی ہیں، وہیں پہ پہلے گلوریفائی کیا جاتا ہے، کپل گولز بتائے جاتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. آپ obsessed ہو جاتے ہیں. لڑکیاں بچیاں دیکھنے والی سوشل میڈیا پہ وہ کہتی ہیں جی ہمیں شوہر ہی ایسا چاہیے. ایسا تو شوہر کوئی بنا ہی نہیں ہوگا دنیا میں. ایسا کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں بھی شاید کوئی علی حیدرآبادی جیسا کوئی دے دے جتنا پیسہ لٹا رہا ہے یا جو کر رہا ہے. پھر وہیں ہم انہی کا انجام بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو آ جاتی ہے جی طلاق والی، اور باقاعدہ ویڈیو لائیو وہ اس طرح سے بنا کر اگر ویڈیو کر رہا ہے کہ طلاق بھی دے رہا ہے، پھر آتا ہے قرآن اٹھا لیتا ہے. یہ اخلاقیات پھر کدھر سے آئیں گی؟ کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ تو پھر ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہاں ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ وہ تو کامیاب ہو گیا نا. اس نے تو پورا آرے لگا دیا پوری قوم کو. اس نے تو آرے لگا دیا نا سنو کی پوری ٹیم کو بھی کہ ہم نے اب اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اس نے تو ہمیں مجبور کر دیا نا کہ آج جب اپلوڈ ہوگا یہ پروگرام تو وہ تھم نیل پہ لگا ہوگا علی حیدرآبادی اور آپ کی اور میری اور عزیر کی فوٹو بھی لگی ہوگی. تو وہ تو کامیاب ہو گیا. اب ہم نے سکھانا یہ ہے کہ بڑا کچھ ایسا ہوتا ہے جو ڈسکس کرنے والے نہیں ہوتا، بڑا کچھ اگنور کرنے والا ہوتا ہے. جی بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز مہنگی ہے نا، اس کے خریدار ختم ہو جائیں وہ سستی ہو جائے گی. یہ سننے والے آپ میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ گاربیج ان نہیں ہونے دینا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں گاربیج آؤٹ بھی نہیں ہوگا. لیکن قاسم صاحب جتنی ایکسیس میں ہو چکا ہے ہر کسی کے، اور ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے، لیکن ہر کوئی اس پہ جس طرح سے آپ بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو نشاندہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لائکس یا ویوز کی خاطر ہی لوگ اس طرح کے ٹاپکس بھی چھیڑتے ہیں. لیکن ہمارا کلیئرلی یہاں مقصد ہے کہ جس طرح سے ویڈیو میں اس نے طلاق دے رہا ہے، یہ جو شادی کا تقدس ایک ہے، ایک میاں بیوی کا جو ایک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے، اس کو اتنا تماشا بنا دینا، اس سے پھر ہم سیکھیں گے کیا؟ پھر سکھانے والے کدھر رہ جائیں گے؟ گائیڈ کرنے والے کدھر رہ جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی علی حیدرآبادی کوئی ایسا رول ماڈل نہیں ہے سوسائٹی کا جس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایک دین مبین موجود ہے اور سرکار دو عالم وسلم کی ذات گرامی اور حیا کے سارے پیمانے موجود ہیں. آپ خدارا
फिर मैं कहता हूँ कि जिस जगह लाहौर में बैठे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई 30 किलोमीटर पे दूसरा मुल्क है, हमसाया मुल्क, और एक आपका दुश्मन मुल्क भी है। हजारों लोकल सक्सेस स्टोरीज को उन्होंने पकड़ा और उन पे फिल्में बनाई हैं। जी यार आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप पूरी कौम चंद दिन पहले किसी एक की शादी डिस्कस करते हैं, फिर किसी की एयरपोर्ट पे फाइट डिस्कस करते हैं, फिर अली हैदराबादी डिस्कस करते हैं, 2 दिन बाद आप एक नया टॉपिक हम सारी नेशन पकड़ेंगे। अल्लाह के बंदो, किसी बच्चे से जरा पूछो, आज की ट्रेजेडी ये है कि आपकी जो तारीख, पीछे की तारीख है, रीसेंट पास्ट, उसके बड़े राइटर, उसके बड़े स्कॉलर्स, उसके बड़े थॉट लीडर्स का यूनिवर्सिटियों के बच्चों को नहीं पता जी। उसकी वजह ये है कि हमने डिस्कस ही नहीं किया यार। जी हमने उसको अपने प्रोग्राम की जीनत नहीं बनाया। हमने अपने कासिम साहब, हम वीडियो, यही अपने वीलॉग की हमारी जीनत नहीं एफर्ट, बनाया। हमारे प्लेटफॉर्म की यहाँ से यही है, आप जैसे एक्सपर्ट के साथ भी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यही है कि ये तो चले एक इशू है, कोई 2 दिन बाद और आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो आपकी अटेंशन गेन करनी है। हम इस किस तरह से बच्चों के जो नौजवान नस्ल है, जिनके कच्चे ज़हन हैं, उन ज़हनों को आलूदा होने से कैसे बचा सकते हैं, हम इस पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ट्रेंड बहुत ज्यादा चल चुका है कि यही शादी होती है और फिर यही तलाक हो जाए। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि इनको हाईलाइट किया जाए या डिस्कस किया जाए, बट ये जरूर है नहीं आप और हमें तो इनकी वजह शोहरत भी मालूम नहीं है कि ये क्यों मशहूर है। हमें तो ये तो जब टॉपिक आया तो पता चला ऐसा भी कुछ हुआ है। मुझे भी रात में ही जब पता लगा मैंने सुबह प्रोग्राम करना, उससे पहले तो मैं हैदराबाद की तो एक बेकरी बड़ी फेमस है, मैं उसकी चीजें खाता हूँ। बिरयानी बड़ी फेमस है, कुछ दोस्त मेरे वहां से हैं जी, तो मुझे नहीं पता सब कुछ, लेकिन मैं तो ये बता, मैंने शायद ये वीडियोस भी नहीं देखी जो आपने चलाई हैं। और मैं मुझे एक पेज पे समझिए, माहा मुजैर, कासिम अलीशा एक पेज पे हैं, सुनो के प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं बिल्कुल टारगेट करके नहीं कह रहा, मेरी इस दर्द दिल को समझिए कि हमें कोई हैप्पी कपल्स को भी दिखाना चाहिए यार। हमें जिनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी है, कभी उनको भी मिसाल बना के पेश करना चाहिए। हमारे कान तरस गए, को अच्छी खबर भी होनी चाहिए, आंखें तरस गई। कासिम साहब, ये पहले हैप्पी ही होते हैं, ये बाद में अनहैप्पी हो जाते हैं। ये पहले बहुत हैप्पी होते थे। कोई अज़दवाजी रिश्ता किसी का भी हो, मैं किसी का भी कोमा कर लीजिएगा, कभी भी एक सा नहीं रहता जी। तो यही लाइफ है, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है तो तब भी सोशल मीडिया पे और बहुत बुरा है तो तब भी सोशल मीडिया पे हो। लेकिन शाह साहब, जो तलाक की शरह जो हमने भी अदाद-ओ-शुमार नादरा के भी आपके सामने रखे हैं, उसके अलावा हम इस पर डिस्कशन भी करते रहते हैं और बिल्कुल फिक्रमंद भी हैं कि आखिर ये तलाक का रुझान इतना बढ़ क्यों गया है। आप क्या समझते हैं, क्या इसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है? ग्लोरीफाई किया जाता है और बड़ा आइडियलाइज करवाया जाता है कि जी इस तरह से होता है, ये लाइफस्टाइल होता है। इसमें क्योंकि लकीली हमने 8 साल इस पे बहुत काम किया, इस वक्त भी 3000 केसेस मेरे पास हैं। आपका जो डाटा है वो नादरा का नहीं है सर, इस वक्त डाटा हाई कोर्ट का अवेलेबल है, जो मुख्तलिफ डाटा अदालतों के आते रहते हैं कि इस्लामाबाद घंटे में 38 तलाक़ें हो रही हैं। और मेरे पास इसका तो बिल्कुल रिसेंट सारी अपडेट होती रहती है। हमारे पास जो टॉप फैक्टर है, क्योंकि इस मंथ का मैंने रिकॉर्ड चेक किया 3 दिन पहले, आज 3rd है, तो फर्स्ट को मैंने डाटा चेक किया था, हमारे पास पिछले मंथ में टोटल 126 केसेस थे, 76 रिजॉल्व हुए हैं। टॉप रीजन आपको बता रहा हूँ, अदम बर्दाश्त है। हमसे दूसरा बर्दाश्त ही नहीं होता, और जिस रिश्ते में बर्दाश्त ना हो, एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन हज़रत अली की है कि रिश्ता बनाने लगे हो, दोस्त बनाने लगे हो, कब्रिस्तान भी बनाओ ताकि उसकी खामी उसमें दफन कर सको। यार आप, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, खामियों को ऐसे बड़ा करके देखते हो, मैग्नीफाई करके देखते हो, तो फिर आपको उसकी अच्छाइयां दिखती नहीं है। और फिर आपका मैरिज के टाइम पे डोपामिन इतना हाई होता है, आपको लगता है कि ये जो है यही शाहरुख खान है, यही दुनिया का कमाल, यही कतरीना कैफ है। बाद में पता लगता है कि नाता ही नहीं है, और बाद में पता लगता है कि जुराबों को भी सूंघता है, फिर मसला बढ़ जाता है ना। तो आपको, मेरा ख्याल है कि टाइम पे अपने रिश्तों में थोड़ा सब्र करके, जांच के, परख के, बिल्कुल फिर ये फैसले करने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि सब्र से ही काम लेना चाहिए हर रिश्ते में। अब सोशल मीडिया की अगर हम बात कर ही रहे हैं, और देखें इनकी इतनी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इतनी फॉलोइंग के साथ जब सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई एक्ट होता है तो इतने सारे लोग देखते हैं, तो इखलाकियात के जो ज़ाब्ते हैं वो तो फिर हिलते ही हैं। सिखाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, खास तौर पर सोशल मीडिया पर क्या हमें करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि हम सब जो मीडिया स्क्रीन वाले लोग हैं, हमें अपना एक पोर्शन, बेशक वो 20% है, 30% है, वो खैर ढूंढ के दिखानी चाहिए जी। मसलन मेरी रिक्वेस्ट है सुनो को, बल्कि इंशाल्लाह चेयरमैन साहब को मैसेज भी करता हूँ कि यार कोई अच्छी खबर का सेगमेंट रख दें मॉर्निंग शो में। कोई
सक्सेस डोंट यू नीड टू स्टोरीज वरी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे शो का हिस्सा होती हैं, हर तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें भी इसी शो में होती हैं, लेकिन तल्ख हकीकत जो कि सोशल मीडिया पे इस तरह की हो और इतनी सारी जनरेशन इफेक्ट हो रही हो, तो वो भी फिर डिस्कस करना मजबूरी बन जाती समहाउ ऐसे ही कहीं है ना जी, कहीं ऐसे। हमारी भी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस मॉर्निंग शो में हर चीज, हर तरह की जो भी ट्रेंडिंग चीजें भी हों, अच्छी फिर और चीजें कोशिश हों, भी ये होती है कि पूछने की खराबी को जरूरत नहीं दुरुस्त है। किस तरह से किया जा सके। फिर तो मैं वही तो उजैर कह रहा हूँ, वो महामसल में फाइट पे आ जाती है, वो नहीं, मुझे बताने नहीं, लगता है, सब कुछ ठीक है। नहीं भाई नहीं यहाँ तो सर, पूछो ना, अगर पूछती हो तो सुनो तो सही ना यार। जी 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 बिल्कुल, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी बिल्कुल सर, मैं ये अगर कह आप रही हूँ कि सारा कुछ आपका पहले ही कर आइडिया रहे हैं, पहले इम्प्लीमेंट हो रहा है, मेरा बस तो बताने बड़ा का ये शुक्र है, मकसद फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है ना आइडिया की। नहीं सर, नहीं नहीं, शादी आप- आपकी जरूरत फिर भी रहेगी माशरे सर आपके तज्जिए की मेरी तो जरूरत दरखास्त है। ये है कि थाउजेंड्स ऑफ केस हाँ। हैं जिसमें मिसाल लीजिए, सर्च कीजिए बेटर इंडिया, एक वेबसाइट है, जी। वो लोकल छोटे छोटे काम करने वाले केस स्टडीज को, सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट कर रहे हैं। जी जी हम बिल्कुल, कितने कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा माहम, हमारी क्वांटिटी उतनी नहीं है। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल ये नहीं दुरुस्त कह रहा आप फरमाया गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपका बल्ब डिम है, उसे तेज कर लेते हैं यार, पंखा आहिस्ता है, तेज कर लेते हैं, एसी 26 पे चल रहा है 16 कर लेते हैं। बिल्कुल हमें कंटेंट शिफ्ट करने की जरूरत है, अच्छी ये तो बिल्कुल तजवीज़ है बजा सर। फरमाया आपने। और कतन आइडिया है सर सिर्फ, और इसमें कोई फाइट नहीं है, सर मैं आपसे क्योंकि फाइट हम नहीं जरा करी, दूर बैठे मैं हैं। तो आपसे बस तजवीज़ मांग रही हूँ, या जिस तरह से इखलाकियात की हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर खास तौर पर, हमें किस तरह से सीखने की जरूरत है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी हमें कंटेंट शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से ये कंटेंट की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरमार हो रही है, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इस तरह के पढ़े लिखे समझदार सेंसिबल लोगों को भी आगे आना चाहिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि वो जो एक बुरे कंटेंट की जगह वो अच्छा कंटेंट। और वहाँ हमारी कोशिश होती है कि जो इनके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने बगैर सोचे समझे ने फॉलो कर लिया है, वो इनके हमारा माइंड्स मकसद के साथ उनकी मत इस्लाह खेलें, करना इनके है। मासूम जी। ज़हनों के साथ ना खेलें, हम उनकी किसी ना किसी तरीके से इस्लाह कर सकें और उन्हें सही गलत जो है वो एक दफ़ा बता भी सकें। और जिस हमारा मकसद इनकी इस्लाह करना नहीं है, इन्होंने तो पैसे बना लिए, इन्होंने वाकई फेम ले लिया इन सारी चीज़ों से। हमारा मकसद ही उन लोगों के लिए, उन लोगों की इस्लाह करना है, या उन लोगों को एक नई डायरेक्शन देना है, उस ऑडियंस को जो इनको देखते हैं एक अच्छा कंटेंट भी देखा जा सकता है, एक वो वाली विंडो भी ओपन अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। फिलहाल खैर प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।